आज का नया टॉपिक पुनर्जागरण। दोस्तों, पुनर्जागरण का कार्यकाल लगभग 1350 से 1550 ईस्वी के आसपास माना जाता है और सामान्य तौर पर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1400 से 16वीं शताब्दी के बीच में ये पुनर्जागरण का काल था। रेनेसा इंग्लिश में बोलते हैं इसे। और इसमें आज हम टॉपिक में पढ़ेंगे यूरोप में पुनर्जागरण का परिचय क्या है, उससे उसका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, उसका अर्थ क्या है, इटली से पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के कारण क्या है, उसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, पूरे यूरोप में फैल गया, उसके फैलने के क्या कारण है, या वहाँ पुनर्जागरण हुआ उसके क्या कारण है वो देखेंगे। पुनर्जागरण की विशेषताएं पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे हम यूरोप में पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव किस किस क्षेत्र में पड़े, जैसे साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, विज्ञान व मानवतावाद। इन सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण के क्या प्रभाव पड़े वो देखेंगे और पुनर्जागरण के परिणाम क्या क्या रहे हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आरएस मुख्य परीक्षा व अन्य जीके या इतिहास से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं दोनों को ध्यान में रखकर मैंने इस पूरे वीडियो में सारगर्भित किया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, दोनों में ये लाभदायक होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, यूरोप में पुनर्जागरण का परिचय से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पुनर्जागरण शब्द के बारे में। ये एक फ्रेंच शब्द है जो इंग्लिश में रेनेसा नाम है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेसारी ने किया था। 16वीं शताब्दी में वेसारी ने सबसे पहले प्रयोग किया था और वो उसका प्रयोग करने का सबसे पहले जो संदर्भ था वो स्थापत्य व मूर्ति कला में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए उसने ये किया था। तो सबसे पहले शब्द वेसारी ने 16वीं शताब्दी में स्थापत्य व मूर्ति कला में आए क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। और पुनर्जागरण का ऐसे हम शब्द का अर्थ निकालें तो पुनः जागना। दोस्तों, उस टाइम पे जो ये यूरोप में दो सभ्यताएं लगभग रही थी उस टाइम पे, आसपास में थी, ये यूनान की सभ्यता और रोम की सभ्यता। ये दोनों सभ्यताएं, पहले यूनान की सभ्यता चरमोत्कर्ष पर थी, जब उसका पतन हो गया तो रोम की सभ्यता विकसित हुई। ये दोनों सभ्यताएं अपने चरम पर पहुंची थी, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, हर दृष्टि से ये पूर्ण रूप से विकसित और समृद्ध सभ्यताएं थी। उनका ईसापुर के आस उससे पहले लगभग ये इन सभ्यताओं का पतन हो चुका था। मतलब वहां पे यूरोप में पहले जागरण था और उसका पतन हो गया और बाद में वहां पे विश्रांति काल कह सकते हो, या वहां पे बिल्कुल सामंतवाद और इन सब के कारण बहुत सारे कारण रहे जिनकी वजह से वहां के लोगों में संकीर्णता और इनका निम्न स्तर हो गया काफी। तो इस बीच के काल को बिल्कुल सुषुप्त अवस्था कह सकते हो आप। और 1350 या 14वीं शताब्दी में इनमें वापस जागरण आता है। इनमें वापस तर्क शक्ति, मानवतावाद, सांस्कृतिक, स्थापत्य कला, इन सब रिलेटेड इनमें जागृति आती है। तो इस काल को पुनर्जागरण कहा गया है कि जब वापस जो सोए हुए पहले जो विकसित थे बीच में सो गए, वापस वो अपने उस अवस्था में आ रहे हैं या जागरण हो रहा है। तो ये यूरोप में इससे संबंधित पुनर्जागरण शब्द को हम समझ सकते हैं। और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड हैं, जैसे हम उनको मेंस में लिखना है तो ये सब लिख सकते हैं, जैसे मानसिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, मानववाद का विकास था, तर्क की महत्ता थी, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति होने लगी थी और कला व साहित्य का सृजन हुआ। और दिद्रो ने रेनेसा शब्द का प्रयोग इसी के संदर्भ में किया। कला और साहित्य का जो सृजन हुआ उसको दिद्रो ने रेनेसा कहा है। पुनर्जागरण के कई कारण हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे कि पहले इटली में जैसे हुआ तो क्यों हुआ, फिर यूरोप में कैसे फैला और लोगों में इतनी डेवलपमेंट कैसे हुई उस टाइम पे, मानसिक और सांस्कृतिक समृद्धि कैसे आई, वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी इटली से। और इटली में पहले रोम सभ्यता थी वहाँ पे, तो इटली का पहले उस टाइम पे रोम साम्राज्य कहते थे, इटली तो बाद में इसका नाम पड़ा था। और इटली जो देश है वो ये येलो और जो कलर में जो मैप में दिख रहा है ये इटली देश है, यहीं पे रोम है और यहीं इसकी शुरुआत होती है पुनर्जागरण की। नेक्स्ट देखते हैं पुनर्जागरण के कारण क्या रहे हैं। वो पहले इटली से पुनर्जागरण के प्रारंभ होने के कारण क्या है, पहले इटली में ही पुनर्जागरण क्यों हुआ, इसका कारण हम देखते हैं। पहले इटली में क्या हुआ, विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था। इटली कैसे था, यूरोप जब एशिया और अफ्रीका से या एशिया की तरफ से जो भी व्यापारी आते थे वो सब सबसे पहले इटली में ही आते थे और इटली में ही उनके सामान की सबसे ज़्यादा बिक्री होती थी और इटली से फिर यूरोप में उसका विस्तार होता था। तो ये व्यापारिक केंद्र था, विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ पे सबसे पहले यहाँ की जागरूकता ही पुनर्जागरण की। और समृद्ध नगरों की स्थापना हो गई थी। जब व्यापार हो रहा है, लोग समृद्ध हो रहे हैं, तो वहाँ पे नगरों की स्थापना भी होगी, नगरों का विस्तार होगा, वहाँ के संसाधन भी बढ़ेंगे, सुविधाएं भी बढ़ेगी। तो समृद्ध नगरों की स्थापना हुई थी जिसमें मिलान, वेनिस, रोम, ऐसे और कई, फ्लोरेंस, ऐसे कई बड़े बड़े शहर वहाँ नगर बन गए थे, समृद्ध नगर, इस विदेशी व्यापार के कारण। तो जब समृद्धि हो रही है, व्यापार हो रहा है, पैसे हो रहे हैं, संसाधन बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनमें जागरूकता आएगी, नई नई चीज़ें जानेंगे, तर्क वितर्क शक्ति बढ़ेगी। तो ये नगरों की स्थापना भी एक उसका कारण था। तीसरा है समृद्ध मध्यम वर्ग का उदय। जब व्यापार फैलने लगा, नगर बढ़ गए, वहाँ सुविधाएं बढ़ गई, तो मध्यम वर्ग एक नया
पैसे वाला वर्ग, मध्यम वर्ग का उदय हुआ और वो अपने स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के लिए अपने संघर्ष करने लगे और तर्क क्षमता से अपने आप को वो स्वतंत्र मानने लगे। तो ये पुनर्जागरण, ये भी एक इसका कारण है। पूर्व की समृद्ध संस्कृति से संपर्क। अब पूर्व में क्या, जैसे भारत, एशिया और इधर के अरब और ये वाले जो देश थे उस टाइम समृद्ध थे और उस संस्कृतियों से संपर्क, व्यापारी आते थे तो उन लोगों का स्तर देख के, उनकी मानसिक स्तर देख के उनसे संपर्क आने से उनमें मानसिक डेवलपमेंट हुआ कि ये लोग ऐसे हैं तो हमें भी ऐसा होना चाहिए, ये इतने समृद्ध है तो हमें भी समृद्ध होना चाहिए। तो उनके संपर्क में आने से पूर्व की समृद्ध संस्कृतियों के संपर्क में आए, जिससे उनमें पुनर्जागरण की क्षमता बढ़ी। और इटली प्राचीन रोम सभ्यता की जन्मस्थली थी। अब जो इटली के निवासी थे उनके वहां पे प्राचीन रोम की सभ्यता के बारे में वो परिचित थे, उनके अवशेष थे, उनको देख के उनको गर्व होता था कि यार इतनी बड़ी हमारी सभ्यता थी तो हमें वापस उस स्तर पे तो आना चाहिए कम से कम। तो उसको देख के भी वो अपने आप को पुनर्जागृत करना चाहते थे और उसको देख के भी उनमें पुनर्जागरण की भावना आई। और उसके बाद है कुस्तुंतुनिया के पतन पर विद्वानों का इटली में आश्रय लेना। कुस्तुंतुनिया तुर्क एशिया खत्म होता है और यूरोप का प्रवेश द्वार मानते हैं इसको, और तुर्की में है ये। और कुस्तुंतुनिया पर तुर्की का आक्रमण होने के कारण वहाँ जितने भी विद्वान थे वो यूनान की प्राचीन जो भी अपने पास अवशेष थे या उनके पास पुस्तकें थी, पांडुलिपियां थी, वो लेके, वहाँ का ज्ञान जो भी था वो लेके कई विद्वान लोग यूरोप में आ गए थे, इटली में आए फिर यूरोप में फैल गए। तो वो विद्वान जो आए वो उनका आने से उन्होंने अपने ज्ञान को प्रसार किया और पांडुलिपियों का प्रसार किया, जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी उन्होंने बताई। तो इससे भी उनका पुनर्जागरण का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इनके संपर्क में आने से और विद्वानों ने अपने ज्ञान का प्रसार किया तो उनके माइंड में भी डेवलपमेंट हुआ कि भाई ये हमें भी ऐसा होना चाहिए। और लास्ट में क्या, विश्व के स्वरूप में परिवर्तन, सॉरी शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन। अब जब पहले क्या था, केवल धर्म की शिक्षा ही दी जाती थी, अब धर्म से हट के मानव केंद्रित हो गई थी ये, मानव केंद्रित, सामाजिक केंद्रित और भौतिक और संसाधन से को लेकर ये शिक्षा दी जाने लगी। पहले केवल जो धर्म से रिलेटेड, मजहब से रिलेटेड ही शिक्षा थी। तो शिक्षा के स्वरूप में जब परिवर्तन आया तो शिक्षा के माध्यम से लोगों का स्तर बढ़ा और उन्होंने नई नई चीजें सीखी, जिससे उनमें पुनर्जागरण हुआ। और फिर क्या हुआ, ये यूरोप में पुनर्जागरण कैसे हुआ, ये तो हम बात कर रहे थे इटली के बारे में। अब यूरोप में पुनर्जागरण कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारण रहे। तो पहला है क्रूसेड। क्रूसेड एक्चुअल में ईसाई और मुस्लिमों के बीच जो लड़ा गया युद्ध था उसको क्रूसेड नाम दिया गया था, और ये धर्म युद्ध भी कहते हैं इसको। तो इस धर्म युद्ध में से भी पूरे यूरोप में बहुत बड़ी, सब में क्या बोलते हैं, ये प्रसार हुआ, पुनर्जागरण हुआ उनकी समृद्धि को लेकर। ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। केवल इटली में नहीं, पूरे यूरोप में इस क्रूसेड को लेकर बहुत जागरूकता फैली थी, जो पुनर्जागरण संभव हुआ। और व्यापारिक समृद्धि भी फिर फैलने लगी थी। पहले क्या होता था, केवल इटली में समृद्ध होते थे व्यापारी, फिर वहां से फिर वो यूरोप में सब जगह भेजते थे माल, जो भी व्यापार करना होता था उसको भेजते थे। तो धीरे धीरे सब यूरोप में, फ्रांस में, बेल्जियम, इंग्लैंड और जर्मनी, इन सब में भी ये व्यापारिक समृद्धि आने लगी थी क्योंकि व्यापार का विस्तार हो रहा था। और कागज और मुद्रण यंत्र का आविष्कार। कागज का आविष्कार तो पहले हो गया था, बट मुद्रण यंत्र का आविष्कार जर्मनी में हुआ था। और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार 1454 में गुटेनबर्ग जर्मनी में हुआ था। और इसके आविष्कार के बाद किताबें छपने लगी और लोगों में इजीली ज्ञान को, पहले केवल जो पोप और वो धर्म गुरु कहते थे कि किताबों में ऐसा लिखा है वही सत्य है और वही मानते थे लोग, लेकिन अब खुद लोगों के पास किताबें उपलब्ध होने लगी और वो खुद उस चीज को पढ़ सकते थे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इससे उनमें पुनर्जागरण हुआ। और उसके बाद छापाखाने का भी आविष्कार हुआ था, जिसमें इंग्लैंड में कैक्सटन में 1477 में हुआ था। उससे भी फिर बहुत ज्यादा किताबें न्यूज़पेपर से छपने लगे थे, तो लोगों में बहुत जागरूकता आई थी। और कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, ये जैसे बात हुई थी, इससे भी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से फिर वहां से जो पूर्वी समृद्ध देश या वहां के जो व्यापारी थे वो यूरोप में आने लगे और उनके संपर्क में आने से वहां पे पुनर्जागरण हुआ। और मानवतावाद का विकास। पहले केवल मजहब की बात होती थी और वही जो क्या वो ईसाई और पोप जो कहते थे वही सब कुछ था, लेकिन अब वो भौतिकवाद और मानववाद की बात करने लगे। मानव केंद्रित उनमें जागरण आ गया था कि मानव ही सब कुछ है, मानव की सेवा करना, आपस में जो भौतिकवादी जीवन संसाधन और अपने आप को समृद्ध बनाना, यही एक उनकी जागरण का बहुत बड़ा कारण हुआ। मानव तो केंद्रित हो गया था ये उस टाइम पे। उससे पहले ये मानव के बारे में कोई नहीं सोचता था, केवल जो भगवान ने कह दिया कि तुम नरक में जाओगे, स्वर्ग में जाओगे, जो धर्म कहते थे वो मानते थे, इसके अलावा कुछ बात नहीं होती थी। और मंगोल साम्राज्य का उदय। कुबलई खां था मंगोल साम्राज्य, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था और वहाँ पे कई देशों के अपने प्रतिनिधि रहते थे, जिसमें बौद्ध धर्म का प्रतिनिधि रहता था, अपना पुर्तगाल, इटली का प्रतिनिधि, और कई धर्मों के प्रतिनिधि भी रहते थे। और वहाँ की जो सभ्यता और वहाँ की समृद्धि को देख के जो लोग यहाँ यूरोप से वहाँ जाते थे उनकी सभ्यता में, वो लोग जब वापस आते थे तो वहाँ के बारे में बताते थे कि वहाँ इतने समृद्ध लोग हैं, इतने विद्वान हैं और कि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो जो वो लोग ज्ञान लेके आते थे और जो देखते थे और यहाँ प्रसार करते थे, तो इनके मन में भी ऐसी उज्ज्वलता आती थी कि हमें भी ऐसा होना चाहिए और अपने आप का स्तर को उठाना चाहिए। तो ये भी एक पुनर्जागरण का यूरोप में कारण रहा है। फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या रही है।
पहली थी तर्क व चिंतन की विचारधारा को बढ़ावा दिया। अब सब लोग क्या करने लग गए, जब शिक्षा बढ़ रही है, व्यापार होने से उनकी समृद्धि हो रही है, पैसे वाले हो गए, मध्यम वर्ग का उदय हो गया, और कई उनके छापाखाने के आविष्कार होने से किताबों में आपस में ज्ञान का प्रसार होने लगा, तो उनमें तर्क शक्ति का विकास हुआ, चिंतन करने लगे हर बात को। ऐसा नहीं था कि किसी ने कहा और उन्होंने मान लिया, ऐसा नहीं होता था। तो वो तर्क और चिंतन को उन्होंने प्राथमिकता देना शुरू कर दिया और उस विचारधारा को उन्होंने बढ़ावा दिया। फिर था मानव जीवन के महत्व को स्वीकारा, उन्होंने मानव को केंद्रित बिंदु बना लिया था। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और यही जो भी है ये हमारे सामने है, भौतिकवाद है, यही है जो हमारे सुख समृद्धि का साधन है, और मानव ही इंपॉर्टेंट, मानव जीवन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। क्या होगा नहीं होगा वो बाद की बातें, तो वो स्वर्ग नरक वाली बातें अब ये मानना बंद कर दिया था इन्होंने, और केवल मानव जीवन को महत्व को स्वीकार करने लग गए थे। और प्रादेशिक भाषाएं और लौकिक साहित्य का विकास हुआ। पहले केवल क्या होता था, पोप को लैटिन में ही लिखा जाता था, और बाकी किताबें, पहले तो छापाखाना था ही नहीं, जो लिखते थे हाथों से और उससे जो भी लिखते थे वो उस एक ही भाषा में था, और दूसरी भाषाओं में लिखने की मान्यता भी नहीं थी, कोई लिख भी नहीं सकता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, फ्रांसिस में, फ्रेंच में, जर्मनी में और इंग्लिश में, बाकी और कई भाषाओं में ये किताबें छपने लगी थी, साहित्य का विकास होने लगा, तो आम जनता तक भी जो ज्ञान था वो पहुंचने लगा। तो आम जनता भी बहुत जागरूक हुई कि अच्छा ये ऐसी बातें लिखी है, क्या ऐसा होता है। तो उनमें ये जो डेवलपमेंट आया है, जागरूकता है, यही पुनर्जागरण की बहुत बड़ी विशेषता थी। और नवीन भौगोलिक खोज भी हुई, अब कई ऐसी खोजें हुई जिससे अब समृद्ध हो गए, तो उनको लगा कि अब हमें बाहर भी देखना चाहिए, दुनिया कहाँ है, घूमना चाहिए या पता लगाना चाहिए, हमारे व्यापार को बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भौगोलिक खोजें करनी पड़ेगी, भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा वहाँ कैसे जाए। तो उसी टाइम पे जैसे वास्को डी गामा आना, अमेरिका की खोज करना कोलंबस द्वारा, तो ये सब खोजें उसी टाइम, भौगोलिक खोजें और भौगोलिक रास्ते खोजना उस टाइम पे शुरुआत हो गई थी। तो ये भी एक उस टाइम की विशेषता थी। विचारों की पुष्टि के लिए नवीन प्रयोग पर बल दिया गया। अभी विचारों की पुष्टि, कोई भी विचार आया है उसकी पुष्टि करने के लिए अब लोग क्या करते थे, प्रयोग करने लगे थे कि अच्छा ऐसा है तो ठीक है, देखते हैं प्रैक्टिकली ये सही होता है कि नहीं है, सही है कि नहीं, आप ऐसे ही तो नहीं बात कर रहे हो। तो नवीन प्रयोग करने लगे थे। और सहज सौंदर्य की उपासना एक पुनर्जागरण की विशेषता थी। और फिर उसके प्रभाव किस किस क्षेत्र में पड़े, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो वो उस पुनर्जागरण से जैसे भौगोलिक खोजें हो रही है, तो इस तरह हर क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ा। जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े वो हम देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में किस किस में पड़ सकता है, जैसे साहित्य में पड़ा, कला के क्षेत्र में मूर्तिकला, चित्रकला, इनके क्षेत्र में पड़ा, और इसके अलावा विज्ञान में पड़ा, ये हम और मानवतावाद, ये सब इसके बहुत बड़े क्षेत्र जिन पे प्रभाव पड़ा। तो साहित्य के क्षेत्र में क्या ऐसा प्रभाव पड़ा और कौन कौन सी किताबें लिखी गई और कौन कौन विद्वान थे जिन्होंने किताबें लिखी, उसके बारे में देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले इटली साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। इटली में दांते था सबसे पहले, जिसको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, और इसकी रचनाएं जो थी, डिवाइन कॉमेडी बहुत ही प्रसिद्ध है, द मोनार्किया और विता नोवा। डिवाइन कॉमेडी के बारे में जो उसमें जो लिखा हुआ है, आत्मा को स्वर्ग व नर्क की यात्रा का काल्पनिक वर्णन है इसमें। मतलब आत्मा स्वर्ग और नरक में जो यात्रा करती है उसकी काल्पनिक यात्रा का वर्णन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है द मोनार्किया। एक तो डिवाइन कॉमेडी है, दूसरी है मोनार्किया। द मोनार्किया क्या पोप विरोधी थी तो इसको जला दिया था, तो ये भी फेमस है। और एक और इसकी किताब थी विता नोवा, तो इससे इनको काफ़ी जागरूकता आई वहाँ पे। नेक्स्ट है बुकासियो। बुकासियो भी इटली का ही निवासी था। इसने जो किताब लिखी, डेकामेरोन, जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स, फियामेटा और पेट्रार्क। पेट्रार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछते हैं, दांते का भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहते हैं, और केवल दांते आ जाता है तो आप उसको ये इतना भी लिख देंगे तो 2 नंबर कोई नहीं काटेगा आपके। पुनर्जागरण का अग्रदूत बोलते हैं, और डिवाइन कॉमेडी ये जो 3 किताबें इसने लिखी उसका नाम लिख दो। पेट्रार्क के बारे में आता है, तो पेट्रार्क प्रथम मानवतावादी बोलते हैं इसको, प्रथम आधुनिक मनुष्य भी बोलते हैं, और रचनाएं इसकी है फेमिलियर लेटर्स या सोनेट्स, है ना। और पेट्रार्क को प्रथम मानवतावादी बोलते हैं। इसके अलावा मानववाद का पिता भी कहा जाता है, और मानववाद का जन्मदाता भी इसे ही मानते हैं, पेट्रार्क। और मैकियावली, आधुनिक चाणक्य और आधुनिक राजनीति का जनक भी बोलते हैं इसको, और आधुनिक चाणक्य के नाम से जाना जाता है ये। इसकी रचना है द प्रिंस, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द आर्ट ऑफ वार एंड मेंड्रोगोला, ये इसकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और द प्रिंस ये राजनीति के ग्रंथ माने जाते हैं इसके। नेक्स्ट, फ्रांसीसी साहित्य कौन कौन से थे। इटली के से संबंधित साहित्य हम अच्छे से देख सकते हैं, दांते, बुकाशियो, पेट्रार्क और मैकियावली, ये 4 थे जिन्होंने ये किताबें लिखी है। किसकी क्या उपाधि थी मैंने एक जगह लिखा है। फ्रांसीसी साहित्य में से संबंधित कौन से 2 ही थे, जिसमें रेबेलास और मार्सिग्लियो। रेबेलास ने लिखा गार्गेंतुआ, पांतागुएल, जिसको नया संदेश के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को नया संदेश के नाम से जानते हैं, तो ये इसी का ही है रेबेलास का। मार्सिग्लियो डिफेंडर ऑफ पीस इसकी किताब है। नेक्स्ट उसी साहित्य से क्षेत्र में चल रहा है अभी भी, उसका ही नेक्स्ट है अंग्रेजी साहित्य। अभी 2 पढ़े हमने, इटली का, फ्रांस का, नेक्स्ट है अंग्रेजी का, इंग्लैंड कहने का मतलब। चौसर, वहाँ का एक था चौसर साहित्यकार, जिसको अंग्रेजी काव्य या अंग्रेजी कविता का जनक कहते हैं। उसकी रचना थी कैंटरबरी टेल्स। दूसरा है टॉमस मूर, इसकी बहुत एक फेमस किताब है यूटोपिया।
ध्यान रखें, यूटोपिया आती है, यूटोपिया, डायलॉग और अपोलॉजी, इसकी 3 रचनाएं थॉमस मोर की। नेक्स्ट है फ्रांसिस बेकन, इसकी रचना है द न्यू एटलांटिस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसने कथन कहा था इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ये स्टेटमेंट कभी कभी आता है, इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, ये नॉर्मली इतिहास से संबंधित है इसलिए मैंने लिख दिया था, इसका बहुत फेमस कथन है ये। शेक्सपियर, ये ब्रिटेन का फेमस राइटर रहा है, और इसकी रचनाएं मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलियो, ट्वेल्थ नाइट, रोमियो जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीजर, ये इसकी फेमस किताब। इसने कई सारी लिखी, लेकिन मैंने फेमस फेमस यहाँ लिखी है। और एक दो और थे, हॉब्स, हॉब्स ने लिखी थी लेवियाथा, लेवियाथन भी बोलते कहीं कहीं। एडमंड स्पेंसर ने लिखी फेयरी क्वीन। और कुछ अन्य राइटर थे, जैसे इरेस्मस, हॉलैंड निवासी था ये, इसको मानववादियों का राजकुमार भी बोलते हैं, विश्व नागरिक भी बोलते हैं, और पहला यूरोपियन है, ये इसकी उपाधियां भी है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, मानववादियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो वो इरेस्मस है। और इसकी रचनाएं कौन सी है, इन द प्रेज ऑफ फॉली, इसको हिंदी में कभी कभी आ जाता है मूर्खत्व की प्रशंसा, ये किसने लिखी है, तो इरेस्मस की है। द न्यू टेस्टामेंट्स, ये बाइबल से संबंधित है। और कोलोलोक्वीज, ये इसकी 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और एक और दो और हैं इसमें, सर्वेंटीज जो कि स्पेनिश निवासी था, उसने लिखी थी डॉन क्विक्सोट। और कैमोन्स जो पुर्तगाली था, उसने लिखी थी लुसियाड। ये साहित्य के क्षेत्र में था। अभी चित्रकला के बारे में देखते हैं। जिएटा चित्रकला का जन्मदाता था। और राफेल बहुत इंपॉर्टेंट है, राफेल वो अभी न्यूज़ में इशू चल रहा है, सब लोग जानते हैं, वो राफेल नहीं है, ये राफेल एक एक्चुअल में चित्रकार है, जो उस टाइम का बहुत ही फेमस चित्रकार था। उसने केलोना केलोना मेडोना का एक चित्र बनाया था, जो जीएस की माता का चित्र है। और एक और चित्र बनाया उसने, स्कूल ऑफ एथेंस, वो है, उस चित्र में अरस्तु और प्लेटो दोनों अध्ययन कर रहे हैं एक लाइब्रेरी में, उसका एक फोटो उसने बनाया था, उसका नाम दिया स्कूल ऑफ एथेंस। ये दोनों बहुत फेमस चित्र है, इसके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि किसने लिखा, स्कूल ऑफ एथेंस के चित्र किसका है, ये चित्र है या मूर्ति है, ये ध्यान रखना है। और तीसरा है माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है नॉर्मली, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसको जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ ऑल बोलते हैं, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, जिससे वो चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, दार्शनिक, स्थापत्यकार, वैज्ञानिक, ऐसे कई उसमें बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, उसमें भाई कई गुण थे उसमें। उसके प्रमुख चित्र और भी उसने कई सारी चीजें लिखी है, मूर्तिकार भी था, तो मूर्तियां भी इसने बनाई, वो मूर्तिकला में देखेंगे। चित्र इसके 2 फेमस हैं, द लास्ट जजमेंट, जिसमें वेटिकन में सिस्टाइन की चैपल की छत पर 394 चित्र बनाए, मैंने एक फोटो लगाया यहाँ पे, उस फोटो में देख सकते हैं, ऐसे ही है लगभग वो, जो उसने वेटिकन के सिस्टाइन चैपल की छत पर बनाए थे चित्र, उसका नाम है द लास्ट जजमेंट। दूसरा है उसका फॉल ऑफ मैन, ईसा के जन्म से लेकर प्रलय की कहानी वो उसमें चित्र में बताता है, और उस चित्र बनाते बनाते वो अंत में वो चित्र पूरा नहीं हो पाता, उससे पहले वो अंधा हो जाता है। ये उसके बारे में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा था जो मैंने यहाँ डाल दिया। और लास्ट वन, इस चित्रकार जो था वो लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो बहुत फेमस है, लगभग सभी लोग जानते हैं। विंची इसलिए कहते हैं क्योंकि वो विंची गांव का रहने वाला था, ये फ्लोरेंस में है, फ्लोरेंस शहर के पास में एक गांव है विंची, वो फ्लोरेंस इटली में है। और ये भी बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, जो चित्रकार भी था, वैज्ञानिक, इंजीनियर, सैनिक, आविष्कारक, शरीर शास्त्र का विद्यार्थी, ये इतने सारे ये प्रतिभावान था ये। और इसने जो प्रमुख चित्र बनाए उसमें मोनालिसा बहुत ही फेमस है, लगभग 99% लोग सब जानते हैं। मोनालिसा का एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं गिया कोंडा। मोनालिसा विंची के मित्र की पत्नी थी, जिसका नाम था लीसा, लीसा गिरर्दिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। उसका नाम था लीसा गिरर्दिनी, उसके दोस्त की पत्नी थी वो, जिसका उसने फोटो बनाया था, और बहुत ही सुंदर फोटो है वो, मैं बताऊंगा अभी। और वो फोटो है, ये दिखा देता हूँ आपको, ये है फोटो उसका। और उसका मीना कर दिया मैंने, मोनालिसा का हिंदी अर्थ होता है कौतुकमयी। ठीक है, एक दूसरा जो है लास्ट सपर, इधर फोटो लगाया मैंने, लास्ट सपर मतलब होता है वही भोज में। मिलान के चर्च की डाइनिंग हॉल में जीसस और उसके 12 शिष्यों का चित्र, जिसे लिविंग ड्रामा या अंतिम भोज भी कहते हैं, उसका नाम था ये लास्ट सफर, जिसको अंतिम भोज भी बोलते हैं और लिविंग ड्रामा भी कहते हैं। मतलब उसके 12 शिष्यों के साथ वो भोजन कर रहा है। उसी टाइम की कहानी है, उसका एक शिष्य उसको धोखा दे देता है, खाना खाते टाइम वो बोलता है कि अभी एक आदमी हमें धोखा देगा, एक दुश्मन निकलेगा। उसी टाइम एक उनका उसके शिष्य में से ही कोई एक सही में उसको धोखा दे देता है, और वो जीसस अरेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद ही उनको सूली पर वो क्या बोलते हैं, उनका जो चित्र आता है नॉर्मली फोटो, जो उसको लटका देते हैं कीलें ठोक के, तो वो इसी टाइम का कहानी है वो, एक लास्ट सपर, इसीलिए बोलते हैं अंतिम भोज। वर्जिन एक नेक्स्ट उनका है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, और एक और है वर्जिन एंड द चाइल्ड विद सेंट एन। ये उनके चित्र थे, लियोनार्डो द विंची। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 2-3 बार देखना, ये जरूर आते हैं एग्जाम में। और मूर्ति कला के बारे में देखते हैं, दोनों तल्ले जो मूर्ति कला का प्रवर्तक माना जाता है। और गिबर्टी था, जिसने फ्लोरेंस के चर्च के द्वार पर ओल्ड टेस्टामेंट के दृश्य अंकन किए थे। फ्लोरेंस के चर्च के द्वार पर ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल से संबंधित है, और उसी के इसने दृश्य अंकन किया। अंकन में तो वो चित्र नहीं बनाए उसने, मूर्तियां उकेरी वहां पे, अंकन की उसने। और माइकल एंजेलो वापस आ गया, उसमें चित्रकला में था, ये मूर्ति कला में आ गया। सेम ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ
ऑल, सेम वही चीज़ लिखी है। 400 मूर्तियां बनाई थी इसने, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ लिखी है। डेविड गोलियत के युद्ध का नायक था, ये फोटो आया इधर देखिए। उस नायक जो गोलियत के युद्ध में बहुत बड़ा वीर नायक होता है, उसका नाम होता है डेविड। उसका ये उसकी मूर्ति बनाई थी इसने। पियता एक मूर्ति थी जो मृत पुत्र को माँ गोद में लिए हुए, जो कि ये राइट साइड में बिल्कुल फोटो है, वो मूर्ति बनाई पियता। एक बार क्वेश्चन आया था, पियता क्या है, मूर्ति है, चित्र है, या और कुछ है, ऐसे करके। तो इसमें पियता एक मूर्ति थी जो माइकल एंजेलो ने बनाई थी। एक और उसका माउंट स्लेव मोजेस, एक दास बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, एक और बनाया था। और विज्ञान के क्षेत्र में कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सिद्धांत कोपरनिकस ने उसी टाइम दिया। तो पुनर्जागरण में उनको सबको लगा कि यार ऐसे तो होता नहीं है, हमें तो पता नहीं है। लोगों का बहुत विरोध हुआ कि ये तो इसको पता, इसको कैसे पता है। और ब्रूनो उसका समर्थक था, उसने जब उसका समर्थन किया तो उसको जिंदा जला दिया। और उसके बाकी समर्थक केपलर, गैलीलियो, इन्होंने इसका समर्थन किया था बाद में, इनको भी बहुत विरोध का सामना करना पड़ा था। तो उस टाइम विज्ञान में भी जागरण आया था, मूर्तिकला चित्रकला इनमें तो आया, हमने देखा भी। मानववाद, ये इंपॉर्टेंट है। मानववाद का अर्थ होता है उन्नत ज्ञान। इसका मतलब यह है कि मानव ही सर्वोपरि है, उससे नीचे उसके ऊपर ना तो धर्म है, ना जाति है, ना और कोई चीजें हैं। तो मानववाद का उस टाइम पे उद्भव हुआ था और प्रवर्तक हो गया था, और उसका मतलब भी होता है उन्नत ज्ञान। और प्रथम मानवतावादी हमने भी पढ़ा था, उसको वो था पेट्रार्क। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रथम मानवतावादी कौन था, पेट्रार्क। इसको अलग अलग नाम भी और भी उपाधियां दी गई है, मानववाद का जन्मदाता, मानववाद का पिता, प्रथम मानवतावादी, ये सब पेट्रार्क हैं। और मानववादियों का राजकुमार इरेस्मस है, केवल इरेस्मस राजकुमार है मानववादियों का, बाकी पेट्रार्क है। ध्यान रखना, इरेस्मस को केवल मानववादियों का राजकुमार की उपाधि दी गई है, अभी पहले भी पढ़ा हमने। प्रथम मानवतावादियों की अकादमी 1439 में इटली में ही इसकी स्थापना हुई थी। और इस शब्द का प्रथम प्रयोग, मानवतावाद का शब्द का प्रथम प्रयोग नीत हेमर ने जर्मनी में किया था। और प्रमुख मानवतावादी कौन कौन थे वो देखते हैं। पेट्रार्क, इरेस्मस, बोकोसियो, टॉमस मोर, पीटर ल्यूडर, ये प्रमुख मानवतावादी थे। और इसके परिणाम क्या क्या रहे हैं। अब इसके इतना पुनर्जागरण हुआ कि हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, हर लोगों में तर्क शक्ति बढ़ी, मानव को केंद्रित कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन और मानसिक क्रांति आ गई। तो इतना सब डेवलपमेंट होने के बाद, पुनर्जागरण होने के बाद उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, हम सोच सकते हैं। कुछ 5 पॉइंट लिखे मैंने, इसको हम विस्तार से मेंस में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये पॉइंट याद रख लें। अभिव्यक्ति भावना का विकास हुआ। अभिव्यक्ति, पहला पॉइंट है अभिव्यक्ति भावना का विकास। अभिव्यक्ति मतलब अब लोग स्वतंत्र रूप से बातें करने लगे, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जो भी विचार थे उनको अभिव्यक्त करने लगे समाज में, किसी के दबाव में नहीं थे अब, क्योंकि उनको पता चल चुका था, उनके पुनर्जागरण हो चुका था। तो अब वो ऑब्वियसली स्वतंत्र रूप में हर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो अभिव्यक्ति भावना का विकास हो गया था, ये बहुत बड़ा परिणाम था। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। अब भौतिकवादी दृष्टिकोण इन द सेंस था कि अब जब समृद्ध थे, सब कुछ तर्क शक्ति थी, तो अब वो जो संसाधन और समृद्धि थी उसको वो भौतिकवादी संसाधन जुटाने में लग गए, व्यापार कर रहे थे, पैसे इकट्ठे कर रहे थे, अपने संसाधन बढ़ा रहे थे, और ऐसो आराम से सुख, जीवन को सुखमय जीने के तरीके ढूंढने लगे। तो ये भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ पुनर्जागरण से, ये बहुत बड़ा परिणाम था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अब कई खोजें होने लगी है धीरे धीरे। अब जैसे गैलीलियो ने आविष्कार किया दूरबीन का, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, ऐसे कई आविष्कार हुए। और इसी इन कई आविष्कारों के चलते लोग आवश्यकता से उसका जब आवश्यकता बढ़ने लगी तो आविष्कार भी बढ़ने लगे। तो लोगों में तर्क शक्ति थी, तो लोग ढूंढते थे कि अच्छा ऐसा काम इजी भी कर सकते हैं हम, तो उसको फिर वो कुछ वैज्ञानिक होते थे जो अपना ढूंढते थे। जैसे गुरुत्वाकर्षण का भी उस टाइम न्यूटन ने उसी टाइम ढूंढा था। तो धीरे धीरे कई आविष्कार भी होने लगे पुनर्जागरण होने से। पुरातन के प्रति मोह भंग हो गया था। जो भी पुरानी चीजें चलती थी, परंपरा की परंपरागत रूढ़िवादिता जो भी थी, उन लोगों को वो सब चीजें वो लोग अब नहीं चाहते थे, वो उनमें इंटरेस्टेड नहीं थे, उनसे मोह भंग हो गया था। वो नई नई चीजें चाहते थे, क्योंकि समृद्ध थे, हर चीज में उनके पास संसाधन थे। तो नई नई चीजें खोजना, नई जगह जाना, नई बातें करना, तर्क तर्क करना, तो ये पुरानी चीजें जो चली आ रही थी उस पर वो ध्यान नहीं देने लगे थे, मोह भंग हो गया था उनका। और अब धीरे धीरे राष्ट्रीयता का विकास भी होने लगा था, अपने राष्ट्र प्रेम भी जागने लगा था कि अच्छा मैं ये करूंगा तो मेरे राष्ट्र के लिए ठीक रहेगा। तो इससे राष्ट्रीयता की भावना भी। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन इन यूरोप। आज हम पढ़ने वाले हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारण, प्रमुख धर्म सुधारक, उनके विचार, जिसमें जो विचारक थे जॉन वाइक्लिफ, हस, इरेस्मस, सेवानारोला, मार्टिन लूथर, जिंगविली और कॉल्विन। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम, ये मुख्य मुख्य बिंदु है जिनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये सभी परीक्षाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या वो देखते हैं। ये मैंने यूरोप का फोटो लगाया है, जिसमें ये ब्रिटेन है, इधर जर्मनी है, ये इटली है, ये यूनान जो कि ग्रीस है, ये फ्रांस है, और ये मेन जो देश है मैंने बताए हैं। और यहीं पे मेन ये धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। अब क्या क्या कारण थे। पुनर्जागरण का प्रभाव था सबसे पहले। इससे पहले जो मुख्य घटना घटी थी यूरोप में वो पुनर्जागरण था, जिसमें मानसिक और सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, और सबका तर्क शक्ति कह लो, आप शिक्षा का स्तर कह लो, हर चीज में उनको उनकी समृद्धि हुई थी। तो बहुत बड़ा कारण था धर्म सुधार आंदोलन का पुनर्जागरण।
इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। और चर्च के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां, इसमें उस टाइम चर्च में कई बुराइयां व्याप्त हो गई थी, भौतिकवादिता बढ़ गई थी, और जो पोप थे और जो उनके पादरी और बिशप होते थे वो सब अपने धर्म को भूलकर और आर्थिक लाभ के ऊपर लालच में पड़ने लग गए थे। तो वो जो बुराइयां थी वो आम जनता में दिखने लगी थी, तो लोगों में उनके खिलाफ भावनाएं व्यक्त होने लगी थी, तो वो धर्म सुधार आंदोलन का ये भी कारण बना। फिर आर्थिक कारण भी था, और मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी थी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। बहुत सारी वैज्ञानिक खोजें हुई जिनकी वजह से लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जो धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। और पोप का राजनीति में हस्तक्षेप भी बढ़ने लग गया। पोप के पास संप्रभुता शक्ति थी, वो किसी राजा को हटा भी सकता था, कई राज्यों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता था। एक्स कम्युनिकेशन उसका एक पावर था, जिससे वो राजा को भी हटा सकता था, तो उसका हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ने लग गया था, तो राज परिवार भी उसके खिलाफ होने लगे थे। तो धर्म सुधार आंदोलन में ये भी एक कारण माना जाता है। तत्कालीन कारण मेन जो था वो उस टाइम लियो पोप जो था, कैथोलिक धर्म ईसाई धर्म का सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं धर्म का नेतृत्व करने वाला या धर्म नेता जो होता था उसको पोप बोलते थे, जो रोम में रहता था, और वो कैथोलिक चर्च था वहां पे। तो उस टाइम पे जो पोप था वो लियो दसम था, और उसके नीचे जो होते थे उसको बिशप कहते थे, और उनके नीचे जो पादरी होते थे वो चर्च में रहते थे। लियो दसम ने धन की लालसा में, लालच में, और उसने टेटजल को आदेश दिया कि आप क्षमा पत्र या विमोचन क्षमा पत्रों का विक्रय करो, मतलब आप किसी ने यदि पाप किया है तो हमसे आप क्षमा पत्र खरीद लो, तो आपका पाप मुक्त हो जाएगा। आपको कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है, चर्च में जाकर माफी मांगने की, या आपको अपने गलती का पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो मानते थे। तो इस टाइम पे उन्होंने क्षमा पत्रों का वितरण जब विटनबर्ग जर्मनी में चालू किया था, तो वहां पे मार्टिन लूथर ने इसका विरोध किया, और 95 थीसिस उसने कैसल चर्च पे, विटनबर्ग में है कैसल चर्च, वहां पे उसने 95 थीसिस और 95 मान्यताएं वहां पे लिख के लैटिन भाषा में लगा दी थी। तो उससे सब लोगों ने वो सब पढ़ पढ़ के लोगों में जागरूकता आई, और ये बहुत बड़ा कारण था, एक चिंगारी थी एक तरह की, यही बहुत बड़ा तत्कालिक कारण बना धर्म सुधार आंदोलन का। आगे देखते हैं प्रमुख धर्म सुधार कौन कौन हुए हैं। पहला था जॉन वाइक्लिफ, ये इंग्लैंड का रहने वाला था और बाइबल का समर्थक था, पोप को नहीं मानता था। पोप व जॉन वाइक्लिफ पोप व चर्च का विरोधी था, और ये पहला व्यक्ति था जिसने इनका विरोध किया था, इसलिए इसको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, ये उसी नाम से प्रसिद्ध भी हुआ है। और इसके जो अनुयायी थे वो लोलार्ड्स कहलाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोलार्ड्स। इसके वाइक्लिफ का अनुयायी जॉन हस 1339 में जन्मा, 1415 में मृत्यु, बाहेमिया निवासी। बाहेमिया एक नगर है जो यूरोप में एक चेक रिपब्लिक कंट्री है, वहां पे एक वर्तमान में ये देश है, वहां पे ये नगर था उस टाइम पे, वहां का रहने वाला था। ये वाइक्लिफ का अनुयायी था, अतः वाइक्लिफ की बातों को मानता था। बाइबल का ये अध्ययन ही मुक्ति का मार्ग मानता था, बाइबल का अध्ययन करो आपको मुक्ति मिल जाएगी, इसकी ऐसी मान्यता थी। पोप व चर्च के विरोध के कारण नास्तिक घोषित कर जिंदा जला दिया था इसे। और सेवनरोल, ये 1462 में जन्मा, 1488 में इसकी मृत्यु हुई। ये फ्लोरेंस निवासी था, फ्लोरेंस जो कि इटली में एक शहर है। एक विद्वान पादरी था ये, और पोप के आदेश की अवहेलना करने के कारण इसको भी जिंदा जला दिया था, पादरी होते हुए भी इसको जिंदा जला दिया था। और ज्विंगली 1484 में जन्मा, 1531 में इसकी मृत्यु हुई है, स्विट्जरलैंड का रहने वाला था और लूथर का समकालीन था। ये भी कैथोलिक पादरी था, लेकिन ये इसकी एक अपनी अलग विचारधारा थी। इसने कैथोलिक चर्च से अलग होकर एक सुधारवादी चर्च की स्थापना की थी, जिसको रिफॉर्म चर्च भी बोलते थे, और इसकी स्थापना करी इसने 1525 में। और 1529 में मारबर्ग विवाद, जो कि मारबर्ग में लूथर और ज्विंगली के बीच विवाद हुआ था 1529 में, वो मारबर्ग विवाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ज्विंगली ने 67 सिद्धांत दिए, सामूहिक प्रार्थना, क्षमा पत्र, पोप की सेना व लैटिन से लिखित बाइबल का इसने विरोध किया। और सुधारक जो इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है मार्टिन लूथर, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने फोटो लगाया है, आप इस पे जरूर पक्का ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। मार्टिन लूथर का जन्म 1483 में हुआ, 1546 में इसकी मृत्यु हुई थी, और जर्मनी का रहने वाला था। और 1511 ईस्वी में रोम की जब इसने यात्रा की तो वहां के वैभव को देखकर ये बहुत आश्चर्यचकित हुआ। और उस टाइम जो पोप था मैंने बताया लियो दसम था, बिशप एल्बर्ट था, और पादरी टेटजल था जो विटेनबर्ग जर्मनी में था। 1517 में विटेनबर्ग में टेटजल द्वारा क्षमा पत्रों की बिक्री की, जो टेटजल ने जो क्षमा पत्र की बिक्री शुरू की थी वो 1517 में करी थी। और 31 अक्टूबर 1517 में ही लूथर ने विटेनबर्ग के कैसल चर्च के प्रवेश द्वार पर लैटिन भाषा में 95 थीसिस या मान्यताओं का विरोध पत्र लगाकर पोप के कार्यों का विरोध किया, जिसे आस्था के लिखित वक्तव्य भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1519 में लिप्जिंग में पोप और लूथर के बीच विवाद हुआ था 1519 में, और 3 पैम्पलेट इसने प्रकाशित किए थे, किसने? लूथर ने। जर्मन, एक पहला था जर्मन सामंत वर्ग को संबोधन, दूसरा था ईश्वर के चर्च के बेबीलोनियाई कैद, तीसरा था ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। ये 3 इसके पैम्पलेट जो प्रकाशित किए थे इसके विरोध में किए थे, कैथोलिक चर्च के और इनके धर्म के खिलाफ। 1522 में बाइबल का जर्मन में अनुवाद किया, जो सितंबर महीने में करने के कारण ये सितंबर टेस्टामेंट कहलाए। और पेपल बुल का आदेश या एडिक्ट ऑफ वॉर्म्स के आदेश, ये आदेश
इसने पोप ने जारी किए थे इसके मार्टिन लूथर के खिलाफ, जो ये विरोध कर रहा था इसके खिलाफ इसको जारी किए थे, और इसको बाहर क्या बोलते देश निकाला भी देने का इसको आदेश दिया था, बट ये गया नहीं और सामंतों ने इसका साथ दिया था। 1525 में स्पीयर में प्रथम धर्म सभा हुई थी और इस धर्म सभा में मार्टिन लूथर के खिलाफ कई आदेश जारी किए गए थे और उन आदेशों के खिलाफ सामंत इकट्ठे हो गए थे। जो सामंत इकट्ठे होकर जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया 19 अप्रैल 1529 को, उस दिन से ही प्रोटेस्टेंट की शुरुआत मानी जाती है, प्रोटेस्टेंट का जन्म हुआ माना जाता है। प्रोटेस्टेंट चर्च का जन्म 19 अप्रैल 1529 को सामंतों ने स्पीयर आदेश के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया। इसी दिन प्रोटेस्टेंट का जन्म हुआ तथा लूथर के आंदोलन को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। और इसके बाद ऑक्सबर्ग की संधि हुई, जब विरोध ज्यादा बढ़ गया तो आपस में संधि हुई इनकी प्रोटेस्टेंट व प्रिंस फर्डिनेंड के बीच 1555 में, और लूथरवाद को वैधानिक मान्यता दे दी गई। ऑक्सबर्ग की संधि से लूथरवाद को पहली मान्यता प्राप्त हुई। इससे पहले जब इन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था तो ऑक्सबर्ग की स्वीकृति बोलते हैं उसको, क्योंकि पहली बार उन्होंने इनको मान के बात के लिए बुलाया था, और जब उन्होंने अपनी बातें रखी, मांगे रखी, तो वो मानी नहीं गई थी। लेकिन वो जो मुलाकात थी उसको ऑक्सबर्ग की स्वीकृति नाम से जानते हैं। बाद में ये संधि हुई जिससे इनको मान्यता मिल गई। और जस्टिफिकेशन बाय फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास द्वारा पाप मुक्ति का सिद्धांत। ये जस्टिफिकेशन बाय फेथ मार्टिन लूथर ने दिया, इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने इधर एक फोटो लगाया जिसमें ये 95 थीसिस चिपकाते हुए मार्टिन लूथर का फोटो है, और ये मार्टिन लूथर है। फोटोज मैंने इसलिए लगाया था कि अच्छे से याद रहे पढ़ने के साथ साथ। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट था, वो काल्विन था। 1509 में जन्मा, 1564 में इसकी मृत्यु हुई। ये फ्रांस का रहने वाला था और इसको प्रोटेस्टेंट पोप भी कहते थे। यह स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया इसने। इसका मेन प्रचार का जो क्षेत्र था या प्रदेश था वो स्विट्जरलैंड था, और इसका जो सिद्धांत है वो काल्विनवाद कहलाया, और जिसका प्रमुख केंद्र स्विट्जरलैंड में ही है, जिनेवा वही था। और नेक्स्ट है नैतिकवादी सोच। ये नैतिकता पर बल देता था और नियति को मोक्ष का मार्ग मानता था, कि जो नियति में लिखा है वही होगा। नियति के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का संदेश दिया इसने, और इसे पूर्व नियति का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब जो पहले से निर्धारित आपका नियति, जो आपकी किस्मत में लिख दिया गया वही होगा, ये पूर्व नियति का सिद्धांत भी काल्विन ने दिया। और स्कॉटलैंड में काल्विनवाद को प्रेस्बिटेरियन नाम से जानते थे, और वहाँ ये जो लोग थे वो नॉक्स के अनुयायी थे, लेकिन ये मेन थे काल्विन को फॉलो करते थे। और फ्रांस में काल्विन के अनुयायी को ह्यूगोनॉट्स कहते थे। और 1598 में फ्रांस के सम्राट हेनरी IV ने एडिक्ट ऑफ नांस के आदेश द्वारा ह्यूगोनॉट्स को स्वतंत्र धर्म की मान्यता दे दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस में काल्विन के अनुयायी को क्या बोलते थे? ह्यूगोनॉट्स। ये बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। और एडिक्ट ऑफ नांस क्या थे? तो उसको स्वतंत्र धर्म की मान्यता दे दी थी। और वेस्टफैलिया की संधि से काल्विनवाद को मान्यता प्राप्त हुई थी। ये थे प्रमुख धर्म सुधारक। और इंग्लैंड में फिर ये तो फ्रांस और जर्मनी अलग अलग जहाँ जो भी धर्म सुधारक हुए वो थे मेन। अब इंग्लैंड में भी धर्म सुधारक से रिलेटेड बातें हुई। वहां जो मेन सम्राट थे उन्होंने धर्म सुधार पर बल दिया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेनरी अष्टम। उसने एंग्लिकन चर्च की स्थापना की तथा इसको राजकीय धर्म घोषित किया था। और ये कैथोलिक से अलग हो गए थे। ये पोप से इनका रिलेशन बिल्कुल ब्रेक कर दिया था। कोई वहां पे टैक्स नहीं भेजते थे, कोई उनसे परमिशन नहीं थी। ये अपना अलग ही चर्च और ईसाई धर्म से रिलेटेड उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी थी। तो कैथोलिक से अलग हो गए थे। तो ये कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट की तरह ये भी कैथोलिक के विरोधी या अलग हो गए। खूनी मेरी थी जो साम्राज्ञी थी उस टाइम पे, एकमात्र कैथोलिक समर्थक थी उसके हेनरी अष्टम के बाद, जिसने कैथोलिक को वापस स्वीकार करने के लिए जनताओं के ऊपर जबरदस्ती करी तथा कई लोगों को उसने जान से मार दिया और यातनाएं दी। इसलिए उसको खूनी मेरी नाम से भी वो प्रसिद्ध हुई। यह प्रोटेस्टेंट का दूसरा रूप था, जैसा कि मैंने अभी बताया। और केमर एक राइटर था जिसने बुक ऑफ कॉमन प्रेयर नामक पुस्तक लिखी, और इसमें 42 सिद्धांत दिए। इसने 42 सिद्धांतों की घोषणा करी। और ब्रिटेन का यह सुधार आंदोलन एंग्लिकनवाद के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये था इसका इंग्लैंड वाला एंग्लिकन धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम फिर क्या क्या हुए। इसमें ईसाई रिलीजन का विभाजन हो गया। अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म चलने लगे, जैसे इंग्लैंड में एंग्लिकन, फ्रांस में ह्यूगोनॉट्स, ऐसे अलग अलग, जैसे स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन, इस तरह। प्रतिवादी सुधार आंदोलन। अब प्रतिवादी सुधार आंदोलन वह था जो कैथोलिक थे, वो अपने धर्म को बचाने के लिए, कैथोलिकवाद को बचाने के लिए, कैथोलिक विरोधियों को के खिलाफ जो भी अपनी नियति बनाई या जो भी अपना विरोध किया, उससे रिलेटेड अपने जो सुधार किए वो प्रतिवादी सुधार कहलाए। मतलब उन्होंने अपने आप को सुधार करके वापस स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए वो थे, जिसमें सबसे पहले ट्रेंटी की सभा थी। और उसके बाद इंक्विजिशन न्यायालय स्थापित किए पोप पॉल III ने, जो 1542 में स्थापित किए गए थे। और ये जो कैथोलिक विरोधी थे उनको सजा देने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। तीसरा था सोसाइटी ऑफ जेसस। इसको जेसुइट संघ भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1534 में हुई। और इसका संस्थापक इग्नेशियस लोयोला था, जो स्पेनिश सैनिक था। और इसकी स्थापना पेरिस में की गई। इसके संस्थापक सदस्य 6 थे, और उसमें जेवियर भी था। और 1540 में पोप III ने इसे मान्यता प्रदान कर दी थी। और उसके बाद राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। अपने देश के धर्म को लेकर लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे।
मजहबी गृह युद्ध प्रारंभ हो गए थे, अपने अपने धर्म को लेकर आपस में लड़ाइयाँ लड़ने लगे थे। शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, साहित्य और भाषा के क्षेत्र में विकास हुआ, आर्थिक विकास और पूंजीवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और असहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। 1560 से 1585 के बीच फ्रांस में 8 गृह युद्ध हुए। इससे हम समझ सकते हैं कि धर्म और युद्ध को लेकर कितनी असहिष्णुता थी। 1560 से 1630 में डाकिन आखेट का काल कहा जाता है। डाकिन आखेट का मतलब यह है, उस टाइम डाकन जो भी हम बोलते हैं राजस्थानी में डाकन और डाकिन, जो प्रेतात्माएं कह सकते हैं, आत्माएं भटकती रहती है, उनको समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, अलग अलग टोटके टंटे करते थे। उस काल को डाकिन आखेट काल के नाम से जाना जाता है और वो काल था 1560 से 1630 के बीच में। और 1618 से 1648 तक 30 वर्षीय युद्ध हुए। इसमें कई युद्ध आपस में अपनी अपने अपने मान्यताओं को लेकर कई युद्ध लड़े गए छोटे मोटे, और एक घृणा और शत्रुता को लेकर ये बहुत ज्यादा युद्ध था। तो 30 साल तक चले थे। ये धर्म सुधार के बारे में महत्वपूर्ण था। पढ़ने वाले हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम कोलंबस से पूर्व अमेरिका के मूल निवासी कौन थे, और यूरोपीय देशों से लोगों के अमेरिका पहुंचने के कारण क्या थे, यूरोपीय देशों से लोगों के आगमन पर का अमेरिकी मूल निवासियों पर प्रभाव क्या पड़ा, और अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के कारण क्या थे, प्रमुख घटनाएं क्या हुई है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र क्या था, प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए हैं, और अंत में देखेंगे महत्वपूर्ण घटनाएं। दोस्तों लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये दोनों लास्ट के जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है परीक्षा के संदर्भ में। और अमेरिका के संदर्भ में बताएं तो ये अमेरिका है और ये अलास्का इसका स्टेट है, और जो यूरोपियन आए थे वो इस दिशा से आए थे, और इधर ही यूरोप है, बीच में अटलांटिक सी पड़ता है, और इधर ये जो है प्रशांत महासागर है, और इसके नीचे येलो कलर में जो है, पीले कलर में वो मैक्सिको है, ग्रीन कलर में ऊपर कनाडा है। चलिए शुरुआत करते हैं। कोलंबस से पूर्व अमेरिका के मूल निवासी कौन थे? कोलंबस से पूर्व इन द सेंस, कोलंबस जब 1492 में वहां अमेरिका पहुंचा था, उससे पहले वहां के जो निवासी थे नॉर्थ सीमेन के नाम से जाने जाते थे, और वो खुद भी यूरोपियन ही थे, जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मार्ग उससे होते हुए लगभग 1000 ईसा पूर्व में वहां अमेरिका पहुंचे थे, लगभग 1000 ईसा पूर्व में, और इनका नाम था नॉर्थ सीमेन, नॉर्थ। और उसके बाद 1499 में कोलंबस जब पहुंचा था तो उसने वहां के लोगों को देख के रेड इंडियंस उनको कहा, क्योंकि वो भारत की खोज के लिए निकला था और पहुंच गया था अमेरिका। और बाद में जब 1499 में फ्लोरेंस निवासी इटली का एक भूगोलवेत्ता था अमेरिगो वेस्पुची, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में गया था, और वहां के महाद्वीप को देख के उसने नई दुनिया नाम दिया, और उसी के सम्मान में बाद में अमेरिका कहा गया दोनों को, जिसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नाम पड़ा, और ये अमेरिका की भी उसी के नाम से शुरुआत हुई। और इसमें कोलंबस से पूर्व वहां 2 सभ्यताएं विकसित थी, जिसमें माया सभ्यता और एस्टेक सभ्यता। माया सभ्यता मैक्सिको में थी और मक्का की खेती के लिए ये जानी जाती थी, और इस कृषि से रिलेटेड वो कई त्योहार भी मनाते थे। एस्टेक सभ्यता एक समुदाय था जिसमें पुरोहित और अभिजात वर्ग शामिल था। ये वहां के अमेरिका के निवासी थे। और यूरोपीय देश से जो लोग अमेरिका पहुंचे थे उसके कारण मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा, आपको याद रहेगा 3G। 3G ये मोबाइल वाला नहीं है, इसका मतलब होता है 3G हैं, जिसमें गोल्ड, ग्लोरी और गोड। गोल्ड मतलब वहां से पैसा कमाना, और ग्लोरी मतलब अपने उपनिवेश स्थापित करना, गोड मतलब अपने धर्म का प्रचार करना। ये 3 मेन मुद्दे थे, उनके लक्ष्य थे, जिनकी वजह से वो वहां पहुंचे थे। और यूरोपीय देशों से लोगों के आगमन का अमेरिकी मूल निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? जब वहां यूरोपियन पहुंच गए थे तो उनकी वजह से ऑब्वियसली जब हमारे घर में या गांव में कोई बाहर के आगे रहने लग जाएंगे तो कुछ ना कुछ समस्याएं होगी। तो उनकी क्या समस्याएं थी? सांस्कृतिक व धार्मिक पतन हो गया था, घातक बीमारियों के कारण जनसंख्या का ह्रास हुआ और अल्पसंख्यक हो गए वो। उनके पहुंचने से क्या धार्मिक पतन भी हुआ, क्योंकि ये धर्म अपना प्रचार कर रहे थे, उनका धर्म कुछ और था, संस्कृति कुछ अलग थी, और ये प्लेग और कई बीमारियां फैली इनके पहुंचने से। कई बीमारियां लेकर ये पहुंच गए थे, जिनकी वजह से वहां की जनसंख्या में कमी आई और वो अल्पसंख्यक हो गए, सीमित क्षेत्र में रहने को मजबूर हुए वो, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ने लगी और इनका प्रभाव ज्यादा था। तो ये उनको धीरे धीरे एक एरिया में सीमित कर दिया, उनको जो कनाडा के उत्तर में, उनको कनाडा की तरफ इनको आगे भेज दिया था। तो इन अंग्रेजों ने जो पहली कोठी बनाई थी वो 1607 में जेम्स टाउन में बनाई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और कुल 13 बस्तियां थी। उत्तरी उपनिवेश में रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, और मध्य उपनिवेश में मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, डिलेवियर, और दक्षिणी उपनिवेश में जॉर्जिया, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना। ये 13 बस्तियां थी। और अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख कारण क्या क्या रहे हैं? पहला था मातृ देश इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति की कमी। जब वहां से इंग्लैंड से काफी लंबे समय हो चुका था और वहां से उनके जो इंग्लैंड के प्रति वहां के उपनिवेश थे वो लोग इतना सहानुभूति नहीं रखते थे, क्योंकि उनसे संपर्क भी इतना नहीं हो पाता था, और उनकी बौद्धिक जागृति हो चुकी थी। इसका प्रमाण हमें किससे मिलता है? जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी, और टॉमस पेन जो कि ब्रिटेन का रहने वाला था, उसने एक किताब लिखी थी कॉमन सेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और इसको पढ़ के लोगों ने
बहुत कुछ सीखा था। 1636 में कैम्ब्रिज में हार्वर्ड कॉलेज, और 1636 में आप विश्वास कर सकते हैं उन्होंने अमेरिका में कॉलेज की स्थापना कर दी थी कैम्ब्रिज में, जो आज भी है। ये पहला वहाँ का कॉलेज था अमेरिका का। और 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मेरी कॉलेज की स्थापना की, और बाद में बोस्टन न्यूज लेटर 1704 में जारी किया था। ये पहला समाचार पत्र अमेरिका का माना जाता है। इससे पता चलता है कि वो बौद्धिक रूप से समृद्ध हो चुके थे। वहां के स्थानीय गवर्नर व स्थानीय परिषद में तनाव थे। जो गवर्नर ब्रिटिश गवर्नर होता था वो अपनी तानाशाही और अपनी मनमानी करता था, तो उनके बीच में तनाव चलता था। और सप्तवर्षीय युद्ध जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था कनाडा को लेकर 1756 से 1763 के बीच में, जिसमें ब्रिटेन की हार हुई थी, ये भी एक स्वतंत्रता का कारण बना, क्योंकि वहां के उपनिवेश ब्रिटेन से छुटकारा चाहते थे और फ्रांसीसी इन उपनिवेशों के समर्थक थे। तो ये भी एक कारण बना, इनको हौसला मिला और फ्रांसीसियों ने इनका साथ दिया था उपनिवेशों का। इंग्लैंड का प्रारंभ में नगण्य हस्तक्षेप। शुरुआत में इंग्लैंड ने कोई भी वहां पे नियम नहीं बनाए, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया, उनको खुला छोड़ दिया, तो उनको आजादी की तरफ और स्वतंत्रता की तरफ उनका हौसला बढ़ा। तो ये हस्तक्षेप नहीं होने का कारण था। ब्रिटिश संसद व अमेरिकी उपनिवेशों में सैद्धांतिक मतभेद थे कि ब्रिटिश संसद चाहती थी कि हम जो चाहें उस पर कर लगाएं और जैसा चाहें हम वहां पे प्रशासन करें, बट वहां के उपनिवेश चाहते थे कि हमारा ब्रिटिश संसद में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है तो हम कर नहीं देंगे। तो ऐसे इन विचारों को लेकर वहां सैद्धांतिक मतभेद थे। और जॉर्ज III था सम्राट, जो था उस टाइम पे जॉर्ज III था, उसकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण भी ये संघर्ष शुरुआत हुई स्वतंत्रता संघर्ष की, जिसमें उसका मेन जो रोल था उसका पीएम था ग्रानविले। उसने बहुत सारे एक्ट पारित करा दिए ब्रिटिश उपनिवेश को लेके। ग्रानविले का मानना था कि हमारा जो खर्च है वहां पे अमेरिका में वो ज्यादा हो रहा है और वहां से रिटर्न इतना मिल नहीं रहा है। तो उसने 4 एक्ट लगाए, जिसमें क्या था, एक शुगर एक्ट था जिस 1764 में लगाया, जिसको मोलिसेज एक्ट भी बोलते हैं। इसमें शराब, जिसमें रम बोलते थे, उसको लेकर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, कहीं और से मंगाने में टैक्स भी लगा दिया। और बाकी 1765 में 3 कानून लाए, करेंसी एक्ट, स्टाम्प एक्ट और क्वार्टरिंग एक्ट। अब ये करेंसी एक्ट और क्वार्टरिंग एक्ट, जिसमें सैनिक वहां रहते थे ब्रिटिश, उन सैनिकों की जो रहने की व्यवस्था थी और जो क्वार्टर थे उसका जो भी खर्च था वहां स्थानीय परिषद और स्थानीय प्रशासन के ऊपर डाल दिया था। ये भी, इसका भी विरोध हुआ। स्टाम्प एक्ट, जिसमें कोई भी न्यायिक या गैर न्यायिक कोई भी काम होता था प्रशासनिक तौर पर, उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगने लग गई थी। इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ स्टाम्प ड्यूटी का, और वो क्या हुआ हम देखते हैं। और इसमें जेम्स ओटिस था दोस्तों, जेम्स ओटिस, इसने सबसे पहले इस नारा दिया था, बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं है। हमारे संसद में वहां पे कोई प्रतिनिधि नहीं है तो हम कर भी कैसे दे आपको, ये फेमस नारा था उसका। और स्टाम्प एक्ट का सर्वप्रथम विरोध वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा में पैट्रिक हेनरी ने किया था। इंपॉर्टेंट है। विरोध हेतु गठित संस्थाएं कौन कौन सी थी? सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां, ये 2 संस्थाएं गठित हुई थी। किसके विरोध में? स्टाम्प एक्ट। मेनली सभी के विरोध में थी, बट ये स्टाम्प एक्ट को लेकर ज्यादा विरोध हुआ था। अब ये विरोध, इसमें घटना, इसके नेक्स्ट देखते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई है। सबसे पहले 1624 में अमेरिकी बस्तियों पर इंग्लैंड के नियंत्रण की शुरुआत तंबाकू के व्यापार पर नियंत्रण से हुई थी। सबसे पहले तंबाकू के व्यापार पर इन्होंने नियंत्रण किया था 1624 में। और 1651 में आया था नेविगेशन एक्ट, जिसके तहत इन्होंने, ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ये एक्ट लाके, इसके तहत ये था कि जो अमेरिकी उपनिवेश थे वो ब्रिटिश जहाजों के अलावा कोई दूसरे जहाज उपयोग नहीं कर सकते व्यापार के लिए। इसका बहुत विरोध हुआ था। और बाद में हुआ था, अभी शुरुआत करते हैं, 1765 में पीएम ग्रीनविले ने इस्तीफा दिया। क्यों दिया? वो 4 एक्ट लेके आया था, उसका काफी विरोध हुआ था, उस विरोध के कारण उसको इस्तीफा देना पड़ा। जब इसने इस्तीफा दे दिया तो रॉकिंगम पीएम बना उसी साल। और रॉकिंगम ने अपनी जो एक घोषणा की थी उसको रॉकिंगम घोषणा बोलते हैं, और उस घोषणा के तहत स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया था। और 1767 में विलियम पिट पीएम बना और टाउनसेंड उसका अर्थमंत्री था। 1767 में टाउनसेंड ने एक कर योजना लागू करी, जिसमें 5 वस्तुओं पर शुल्क लगाया था: चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंग। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, 5 वस्तुओं पर लगाया था इसने, किसने? टाउनसेंड ने, जिसको टाउनसेंड कर योजना बोलते हैं। इसके विरोध में एक हत्याकांड हुआ था बोस्टन में ही। 5 इसमें उपनिवेशवादी मारे गए थे, सैनिकों के साथ मुठभेड़ हुई थी 5 मार्च 1770 को, जिसको बोस्टन हत्याकांड बोलते हैं। 1770 में टाउनसेंड करों को रद्द किया गया, किंतु चाय पर 3 पेंस प्रति पौंड लगाए रखा, क्योंकि काफी विरोध हो रहा था। अतः इन्होंने बाकी सब हटा दिया, लेकिन चाय पर इन्होंने कर को बनाए रखा, ये दिखाने के लिए कि हमें आपके ऊपर कर लगाने का अधिकार है। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन में ब्रिटेन का एक जहाज चाय की पेटियां लेकर पहुंचा था, जिसमें लगभग 340 पेटियां थी। उसमें वहां के जो उपनिवेश के जो क्रांतिकारी थे वो सैनिक की वेश में, उसमें कूली की वेश में वो लोग जहाज पर चढ़े और वहां की जितने भी पेटियां थी उस जहाज में उन्होंने समुद्र में फेंक दी। वो 340 पेटियां थी और इनका नेतृत्व कर रहा था सैमुअल एडम्स। इस घटना को नाम दिया गया बोस्टन टी पार्टी, और ये हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें।
ये मैंने फोटो लगाया, इसमें देख सकते हैं पेटियां फेंक रहे हैं जहाज से। 5 सितंबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। जॉर्जिया को छोड़कर 13 जो उपनिवेश थे, उनमें से जॉर्जिया को छोड़कर बाकी सभी उपनिवेश, लगभग 12 उपनिवेश वहां इकट्ठे हुए, और ये फिलाडेल्फिया में हुई थी। और उन्होंने अपना लक्ष्य, उनका इकट्ठा होने का मेन जो लक्ष्य था वो अपने अधिकारों की मांग करना था। ये पहला कांग्रेस अधिवेशन था। और 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैनिक और वहाँ उपनिवेशवादी जो क्रांतिकारी थे उनके बीच मुठभेड़ में बहुत लोग मारे गए थे। और इसके बाद 10 मई 1775 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ। ये भी फिलाडेल्फिया में हुआ और इसका नेतृत्व किया था हैनकॉक ने, और सभी उपनिवेश इसमें शामिल हुए थे। और इसी महाद्वीपीय कांग्रेस में 15 जून को वाशिंगटन को सेनापति नियुक्त किया गया और स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया। अब इसमें स्वतंत्रता घोषणा पत्र क्या था? द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में रिचर्ड हेनरी ने स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा, जॉन एडम्स ने अनुमोदन किया, व जेफरसन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय, जिसमें 5 सदस्य कौन थे? एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रॉजर शर्मन और लिविंगस्टोन, और इस समिति का गठन किया जिसने स्वतंत्रता का मसौदा तैयार किया। और 2 जुलाई 1776 को कांग्रेस द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और 4 जुलाई को यह अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। फिलाडेल्फिया में किया गया था ये। और इस घोषणा पत्र में कहा गया था, हम उन तत्वों को स्वयं स्पष्ट समझते हैं कि जन्म से सभी मनुष्य समान हैं और सृष्टिकर्ता ने उन्हें अविच्छिन्न अधिकारों से विभूषित किया है, जिनमें प्रमुख हैं जीवन, स्वाधीनता और सुख की खोज। इसलिए हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि उन समस्त जन्मजात अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो स्वाधीन देश के लोगों को प्राप्त होते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। नैसर्गिक अधिकारों का यह सिद्धांत जॉन लॉक की पुस्तक सेकंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट से ग्रहण किया गया था। ये घोषणा, मेन घोषणा जो थी यही थी, मैंने लिखी, इसमें अलग कलर में आप पढ़ सकते हैं। और इसका जो मूल मंत्र था, समानता, स्वतंत्रता और खुशहाल, ये 3 मेन बातें थी इसमें, और जॉन लॉक की पुस्तक से ली गई थी। और इसमें युद्ध जो कौन कौन से वो देखते हैं, 3 युद्ध थे। ट्रेंटन युद्ध जो 1776 में हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस अमेरिका, जिसमें इंग्लैंड हार गया था। सारागोटा युद्ध 1777 में, इसमें भी इंग्लैंड हार गया था। और यॉर्क टाउन का युद्ध 1781 में हुआ था, जिसमें वाशिंगटन व रोसाम्बी, ये 2 थे अलग अलग। रोसाम्बी फ्रांस, और इसमें फ्रांस की सेना ने भी इनका साथ दिया था, वाशिंगटन अमेरिका के उपनिवेशों का। और इंग्लैंड की तरफ से कॉर्नवालिस लड़ रहा था। कॉर्नवालिस ये वही कॉर्नवालिस है जो बाद में हमारे यहाँ गवर्नर जनरल बन के आया था भारत में। और फिर इंग्लैंड इसमें पराजित हुआ था यॉर्क टाउन के युद्ध में। और अंत में पेरिस की संधि हुई थी 3 दिसंबर 1783 को, जिसमें जो इंग्लैंड और अमेरिका के बीच हुई थी, और अमेरिका को स्वतंत्र मान लिया गया। और उसके बाद 4 जुलाई को वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और यह महत्वपूर्ण घटना थी वहाँ की। अमेरिका स्वतंत्रता पढ़ने वाले हैं फ्रांस की क्रांति। दोस्तों ये है यूरोप, जिसमें ये बीच में जो ये कलर है ग्रीन कलर हल्का, ये है फ्रांस, और ये इसका फ्लैग है। हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस के इतिहास से रिलेटेड दोस्तों 2 टॉपिक महत्वपूर्ण है विश्व इतिहास में। पहला है फ्रांस की क्रांति, दूसरा है नेपोलियन, जो फ्रांस के इतिहास से रिलेटेड है। फ्रांस की क्रांति के कुछ सालों बाद नेपोलियन का उदय होता है और वो क्रांति का कत्ल कर देता है, यूं कह सकते हो आप, क्योंकि फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान विश्व को था। वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, और उस पर वो तानाशाह शासित हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे आज फ्रांस की क्रांति। उसके बाद के वीडियो में मैं आपको नेपोलियन के बारे में भी बताऊंगा, पर आज पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज, वो मैं आपको बताता हूं पहले क्या क्या हम इसमें कवर करेंगे, इसके कारण या पृष्ठभूमि क्या रही है। क्योंकि क्रांति दोस्तों कोई अचानक नहीं होती, इसके पीछे कई कारण होते हैं, कई घटनाएं होती है, लंबे समय से कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं घट रही होती है जिसके बाद अचानक ये क्रांति का रूप ले लेती है। तो हम पढ़ेंगे पहले कारण या इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, उसके बाद पढ़ेंगे तात्कालिक कारण क्या रहा जिससे क्रांति की शुरुआत हो गई, और उसके बाद पढ़ेंगे क्रांति के चरण कौन कौन से थे, और क्रांति की महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी थी, और उन तिथियों में क्या क्या विशेष घटनाएं घटी। और उसके बाद प्रमुख संस्थाएं पढ़ेंगे, उन संस्थाएं या दल या पार्टियां कौन कौन सी थी जिन्होंने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और फ्रांस की क्रांति का योगदान या महत्वपूर्ण वो क्या क्या टॉपिक हैं जो अलग छूट गए, उनको हम अंत में देखेंगे। और उसके बाद नेपोलियन का उदय हो जाता है और फ्रांस की क्रांति समाप्त होती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, शुरू करते हैं फ्रांस की क्रांति के कारण या पृष्ठभूमि क्या रही है। सबसे पहले देखते हैं हम राजनीतिक कारण। दोस्तों राजनीतिक कारण में जो ये शासक मैंने लिखे हैं, हेनरी चतुर्थ से लेके लुई 16वां तक। क्रांति हमारी दोस्तों होती है लुई 16वें के टाइम पे, बट उससे पहले जो शासक हुए हैं हेनरी चतुर्थ, ये बुर्बो वंश का संस्थापक था। और इसी के टाइम पे एडिक्ट ऑफ नांस आया था, जिसके तहत फ्रांस में जो लूथरवाद या प्रोटेस्टेंट के उस टाइम पे जो समर्थक थे उनको हुगोनोट जो कैल्विनवाद धर्म सुधार आंदोलन के टाइम कैल्विन के जो समर्थक थे उनको मान्यता दी थी। किसने? हेनरी चतुर्थ ने। बट इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, बट ये वहां का शासक था, बुर्बो वंश का संस्थापक था। और उसके बाद शासक आया लुई 13वां, जिसके टाइम पे 1614 में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया गया था। दोस्तों स्टेट्स जनरल क्या होता है मैं आपको विस्तार से आगे बताऊंगा। यह स्टेट्स जनरल का
लुई 13वें के टाइम पे अंतिम अधिवेशन बुलाया गया था। उसके बाद लुई 16वें के टाइम पे बुलाया गया था 1789 में क्रांति के टाइम पे, लगभग 175 वर्ष बाद। ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कितने टाइम बाद, कितने सालों बाद इसका अधिवेशन बुलाया गया था। उसके बाद लुई 14वां, इसने एक स्टेटमेंट दिया था, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। इसमें क्या है कि ये, इसका मतलब ये है कि मैं अपने आप में जो मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ है, जनता के प्रति इतना जवाबदेही नहीं थी इसकी। इसने एक उपाधि धारण करी थी, वो थी, उपाधि ली थी, वो थी सूर्य राजा, सन किंग बोलते थे इसको। और उसके बाद आया लुई 15वां, और इसने कहा था यह मुकुट मुझे चुभता है, मतलब आप जो मुकुट पहन रखा है वही उसको चुभ रहा है, तो वो क्या अच्छे से शासन चलाएगा। और एक और स्टेटमेंट कहा था, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। ये इसके दो स्टेटमेंट है लुई 15वें के। और इसकी जो सरकार थी या इसका जो शासन था उसको पेटीकोट की सरकार भी कहते थे, या घाघरे की सरकार भी बोलते थे। और फ्रांस का दरबार उस टाइम क्या हो गया, राष्ट्र की समाधि कहा जाने लगा था। किसके टाइम, लुई 15वां के टाइम। तो थोड़े थोड़े अंश हमें मिल रहे थे कि ये जो शासक थे वो इतने बढ़िया नहीं थे, इनके टाइम पे धीरे धीरे वहां का पतन होता जा रहा था, नैतिक पतन हो रहा था, हर चीज में वो फ्रांस में गिरावट आ रही थी और जनता में असंतोष बढ़ रहा था। जब लुई 16वां था दोस्तों, इसका शासनकाल 1774 से लेकर 1793 तक रहा, और क्रांति कुमारी कब हुई, 1789 में हुई, ये सब जानते हैं, और इसी के कार्यकाल में हुई थी। और इसने भी एक कथन कहा था, काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता, क्योंकि ये भी बहुत लोग त्याग पत्र दे देते हैं। उस तारीख में हम देखेंगे किसने कब कब त्याग पत्र दिए, स्टेट्स जनरल में शामिल हो गए। तो ये भी उनको देख के कह रहा था कि मैं भी त्याग पत्र दे पाता तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि ये राजा था और उसके अनुकूल नहीं थे सभी, जितने भी शासन के अनुकूल चलना चाहिए वो चल नहीं रहा था। और इसके लिए एक कहावत और उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, गोबर के ढेर के ऊपर फूल खिले होना। ये राजा के लिए इस उक्ति को प्रयोग किया जाता था, ये राजा को इससे संबोधित किया जाता था। इसकी पत्नी थी दोस्तों मेरी आंतवानेत, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, और इसके दो उपनाम थे, मैडम डेफिसिट और मैडम वीटो। ये बहुत क्रूर लेडी थी, और ये अपने राजकाज में अपना बहुत हस्तक्षेप रखती थी, इस वजह से भी शासन सही से नहीं चला और जनता में असंतोष फैला। बाद में लुई 16वां और लुई इसकी पत्नी दोनों को गिलोटिन पर चढ़ाया जाता था, इनको मृत्युदंड दिया जाता है। गिलोटिन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा फोटो सहित, आप बने रहे। मैंने पूरे वीडियो में कोशिश करी है कि फोटो लगा के साथ में आपको अच्छे से समझाऊं क्या चीज कैसे हुई। आप लास्ट तक देखें, बहुत अच्छा वीडियो है, आप बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। तो ये पहला कारण था, राजनीतिक कारण। दोस्तों ये है जो फोटो राइट साइड में दिख रहा है आपको, ये लुई 16वां का फोटो है, और इसके नीचे जो ये है ये मेरी आंतवानेत है, ये महारानी है, और ये लुई 16वां है। ये दोनों उस टाइम शासक थे क्रांति के टाइम पे। और नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा कारण रहा, बौद्धिक जागरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। बौद्धिक जागरण, इसमें क्या हुआ, जो फ्रांस के दार्शनिक थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपनी किताबों से, अपने विचारों से, अपने तर्क से जनता में जागरूकता फैलाई, और जनता में जागरण आया, बौद्धिक जागरण आया कि हम स्वतंत्र हो सकते हैं, समानता प्राप्त कर सकते हैं, हमें बोलने की अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इसमें तीन महत्वपूर्ण दार्शनिक थे दोस्तों, पहला था मॉन्टेस्क्यू, दूसरा था वॉल्टेयर, और तीसरा रूसो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रूसो से आते हैं, वैसे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला पढ़ते हैं मॉन्टेस्क्यू, 1689 में जन्मा, ये 1755 में इसकी मृत्यु हुई, और इसका बचपन का नाम था चार्ल्स लुई सेकेंडेंट। और पालरमा में ये उस टाइम पे वकालत की इसने, उसके बाद न्यायाधीश बना। और इसकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज एंड पार्शियल लेटर्स। ये इसकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसकी द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। पार्शियल लेटर्स किसकी है, वो भी मॉन्टेस्क्यू के हैं। और उसका एक सिद्धांत दिया था इसने बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी इसने कॉपी किया था किसी से, शक्ति पार्थक्य, शक्ति पृथक्करण, ये इसकी किताब भी थी। और ये मॉन्टेस्क्यू से रिलेटेड बहुत शॉर्ट में मैंने दिया, जो एग्जाम में आते हैं, नोट्स के जैसे हैं, आप इनको बार बार देखें, अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा है वॉल्टेयर। वॉल्टेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1694 में जन्मा और 1778 में इसकी मृत्यु हुई। इसका मूल नाम था फ्रांसवा मारी आरुए। और इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी तो महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आता है। लेखन कला का जादूगर, यूरोप का बौद्धिक देवता, यूरोप साहित्य का सम्राट, प्रबोधन युग का नेता, ये इसकी उपाधियां थी। लेखन कला का जादूगर, बहुत अच्छे से लिखता था, तगड़ा लेखक था ये। और यूरोप का बौद्धिक देवता भी बोलते हैं। यूरोप का साहित्य सम्राट, प्रबोधन युग का नेता, ये इसकी उपाधियां थी, किसकी, वॉल्टेयर की। और इसकी रचनाएं हैं लेटर्स ऑन इंग्लिश एंड एपिडस। इसकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, सिर्फ जिसमें लेटर्स ऑन इंग्लिश, एक है एपिडस, और एक किताब और है इसकी लुई 14वां का युग। ये इसकी किताबें हैं वॉल्टेयर की। और इसके दो कथन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो मुझे भी पसंद है, और बहुत अच्छी बात कही इसने, इन चीजों को नष्ट कर दो। इन चीजों मतलब चर्च को नष्ट कर दो। इसके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुझे जो पसंद है वो मैं 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासित होना पसंद करूंगा। मतलब मुझे 100 चूहे शासन करे वो पसंद नहीं है, एक सिंह ही काफी है, एक शेर का शासन होना चाहिए हमेशा। वैसा
किसने कहा था? वाल्टेयर ने कहा था। और एक और स्टेटमेंट दिया था, इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो। चीज ये किसकी बात कर रहा है? चर्च की बात कर रहा है, मतलब चर्च को नष्ट कर दो। तो ये वाल्टेयर के बारे में था दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम रूसो के बारे में। रूसो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1712 में जन्मा, 1778 में मृत्यु हो गई थी। लगभग क्रांति के 10-11 साल पहले ये मर गया था। और इसका पूरा नाम था जिन जेकफ या जेसेफ रूसो। और इसकी उपाधियां बहुत सारी थी दोस्तों, उपाधियों में से भी क्वेश्चन आता है। कितनी सारी उपाधियां, देखो मैं बोलता हूं इनको। क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा गया इसे, किसने कहा? लियो गर्साई ने। लियो गर्साई ने रूसो को क्रांतिकारियों का पैगंबर कहा है। और नेक्सिन ने इसको क्या कहा? प्रकृति का शिशु और आधुनिक लोकतंत्र का जन्मदाता, संतोष का मसीहा, धर्मनिरपेक्ष समाज के आगामी युग का वैतालिक, लौकिक मुक्ति का उग्र देवदूत और अशांत आत्माओं का अमर अपवाहक और अभिव्यक्ति के नए स्वच्छंदतावाद का दार्शनिक। ये इसकी उपाधियां थी दोस्तों। इनमें से नॉर्मली जो इंपॉर्टेंट है वो है क्रांतिकारियों का पैगंबर किसे कहा जाता है, किसने कहा, और प्रकृति का शिशु किसे बोलते हैं और किसने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना आप। और इसने बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया था दोस्तों, वो था प्रकृति की ओर लौटो। और इसकी जो रचनाएं हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में लिखी, इसको सामाजिक समझौता भी बोलते हैं किताब को, हिंदी में सामाजिक संविदा भी बोलते हैं। और सेकंड डिस्कोर्सेज दूसरी किताब है, डिस्कोर्सेज ऑन साइंस एंड आर्ट्स, एमिल कन्फेशन, स्वीकृति। स्वीकृति इसकी आत्मकथा थी और जिली एक उपन्यास था। ये इसकी किताबें थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा। और इसी किताब से फ्रांस की क्रांति में बहुत सारी चीजें शामिल की गई। मानवाधिकार घोषणा जो की गई थी इसमें, वो इसी के आधार पर की गई थी। और इसका कथन कौन सा था इंपॉर्टेंट? उसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, फिर भी वह हर कहीं जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये कथन किसका है? रूसो का दोस्तों। और इसने एक सिद्धांत दिया था, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। सामान्य इच्छा, इसने बताया था कि हर व्यक्ति की दो इच्छाएं होती है, एक जिसमें समाज और कल्याण की इच्छा होती है और एक होती है स्वार्थ की इच्छा, खुद के स्वार्थ की इच्छा। तो समाज और कल्याण की जो इच्छा होती है वह सामान्य इच्छा। ये दो सामान्य इच्छाएं बताई थी और ये राज्य और संप्रभुता से संबंधित थी। तो ये सिद्धांत दिया था रूसो ने, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। अब पढ़ते हैं ये बौद्धिक जागरण। अब इनके जो किताबें थी, इनके जो विचार थे, इनको पढ़ के लोगों में जागरूकता आई कि हम भी स्वतंत्र हो सकते हैं। किससे? जैसे रूसो कह रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ, फिर भी वह हर कहीं जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो लोग सोच रहे हैं कि अच्छा हम स्वतंत्र उत्पन्न हुए हैं तो हमें आजाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, राजा के अधिकार में, राजा के गुलाम क्यों बने हुए हम। तो इस तरह उनमें जागरूकता आई। और एक जैसे वाल्टेयर ने कहा, मैं सोचूं की अपेक्षा एक सिंह द्वारा शासित होना पसंद करूंगा। तो ये भी एक शासक अच्छा होना बहुत जरूरी है। जब लोग शासक और महारानी का बढ़ने लगा जनता में, तो ऑब्वियसली क्रांति होनी थी। फिर नेक्स्ट क्या था? ये दो फोटो मैंने लगाया ऊपर दोस्तों, रूसो का फोटो है ये, जिन जेकस या जिन जोसेफ रूसो। अब इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। आर्थिक कारण भी कुछ रहे हैं। उस टाइम कई कर लेता था राजा जनता से। विभिन्न कर कौन कौन से थे ये भी एग्जाम में आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक एक सब डाला है। टीथ मतलब चर्च को जो भेंट देते थे, जनता से जो भेंट ली जाती थी उसको टीथ बोलते थे। और टेले मीन्स भूमि कर था। गेबल जो कि एक नमक कर था। विनक मीते मतलब आय कर था। कोरबी का शाब्दिक अर्थ था सड़कों पर श्रम करना, ये एक बेगार था। और बेनेलाइट सामंतों को दिया जाने वाला कर को बेनेलाइट बोलते थे। और क्वार्ट मनी स्वतंत्र किसानों द्वारा सामंतों को दिया गया कर। ये आर्थिक कारण रहे, क्योंकि उस टाइम पे अकाल, कुपोषण और आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाना, खाने के लिए अन्न नहीं होना, ऐसी स्थितियों में भी वहां पे इतने कर लिए जा रहे थे। तो ये भी एक क्रांति का कारण बना। उस टाइम सामाजिक व्यवस्था क्या थी? उस फ्रांस में 3 वर्ग थे दोस्तों। प्रथम स्टेट पादरी था, दूसरा स्टेट कुलीन था, तीसरा स्टेट साधारण वर्ग था। जो साधारण वर्ग में लगभग 94% जनता आती थी और बाकी ये कुलीन वर्ग जो उच्च वर्ग था और पादरी लोग आते थे। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या 33 स्टेट में थी। और इन तीनों वर्गों को मिला के एक स्टेट जनरल प्रतिनिधि सभा थी दोस्तों। और तीनों वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी ये। और एक सलाहकारी संस्था थी जो सलाह देती थी किसको? राजा को। और इसके निर्णय या सलाह को मान्य राजा के लिए बाध्यकारी नहीं था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1320 में राजसम्राट फिलिप द्वारा। और इसका अधिवेशन भी पहला 1320 में हुआ था। और अंतिम अधिवेशन जो हुआ था अभी हमने पढ़ा था 1614 में, किसके टाइम? लुई 13वें के टाइम हुआ था 1614 में। और वापस दोबारा कब बुलाया गया इसका? 5 मई 1789 को बुलाया गया था, जो लगभग 175 वर्ष बाद बुलाया गया था। अब आप देखो इतने सालों तक बीच में जितने भी राजा हुए उन्होंने जो सलाहकारी संस्था थी उसको माना ही नहीं, उनके अधिवेशन ही नहीं बुलाए, उसको कोई लेना देना ही नहीं था, अपनी मनमानी करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से कितने साल बाद वापस बुलाया गया था? कब इसकी स्थापना हुई? स्टेट जनरल क्या थी? सलाहकारी संस्था थी। स्थापना फिलिप ने की थी 1320 में। प्रथम अधिवेशन भी 1320 में हुआ। और उसके बाद अंतिम अधिवेशन जो हुआ था 1614 में हुआ था, लुई 13वें के टाइम पे। और वापस क्रांति के टाइम उसको अधिवेशन बुलाया गया था, जो लगभग 175 वर्ष बाद बुलाया गया था। पालरमा दोस्तों क्या थी? पालरमा एक तरह की पार्लियामेंट थी जो नगरों में शासन करती थी। और उस टाइम 13 प्रमुख नगर थे, जिनमें पेरिस सबसे इंपॉर्टेंट था। पेरिस की जो पालरमा थी वो सबसे
बड़ी पालरमा थी और एक न्यायिक संस्था थी दोस्तों। और इसका मेन जो काम था, जो सम्राट आदेश देता था उसको कानून की किताबों में लिखना होता था। और वो जो कानून की किताबों में यदि उन्होंने लिख दिया तो बाद में वो क्या बन जाते थे, कानून बन जाते थे। तो ये याद रखना, पालरमा मतलब जो नगरों की जो पार्लियामेंट होती थी, जो शासन चलाने वाली नगरों में, जिसमें पेरिस इंपॉर्टेंट था और ये न्यायिक कार्य करते थे और सम्राट के आदेशों को पुस्तक में लिखते थे। ये इनका मेन काम था। तो ये वहाँ की एक बेसिक जानकारी थी। अब तात्कालिक कारण क्या हुआ कि क्रांति की शुरुआत हुई, या किस वजह से क्रांति की शुरुआत हुई, वो तात्कालिक कारण क्या था देखते हैं। फ्रांस में वित्तीय संकट आ गया था दोस्तों उस टाइम पे, क्योंकि अकाल पड़ चुका था। अकाल पड़ने से फिर भूखमरी और कुपोषण फैल गया था और कर प्रणाली भी फिर भी लागू थी। तो ये उस टाइम पे जनता में आक्रोश बढ़ना ही था। खाने के लिए अन्न नहीं है, कुपोषण फैल गया, बीमारियां फैल रही है, रोग फैल रहे हैं, और आप बोल रहे हो कर दो, और लोगों के पास पैसे नहीं है, तो क्रांति होनी थी दोस्तों। ये मेन कारण था फ्रांस की क्रांति का। और उस टाइम पे क्या थे दोस्तों, कुछ नीतियां थी। राजा तो थे ही, राजा क्या करते थे, जो अर्थ मंत्री होते थे, जो उनके शासक में जो भागीदार होते थे, उसके सलाहकार होते थे, उनकी बात मानता था। तो उस टाइम पे 3 इंपॉर्टेंट अर्थ मंत्री बने। उन्होंने अच्छा करने की भी कोशिश करी, लेकिन जो वहाँ की राजकुमारी थी, राजकुमारी क्या सॉरी, उसकी लुई सोलवे की पत्नी थी मेरी आंतुआनेत, उसके हस्तक्षेप के कारण वो नीतियां लागू नहीं हो सकी, जिससे और जनता में आक्रोश हो गया। उस टाइम पे 3 इंपोर्टेंट अर्थमंत्री हुए हैं। कौन से देखते हैं, फिजियोक्रेट्स। फिजियोक्रेट्स क्या होता था दोस्तों, अर्थशास्त्री वर्ग था जिसको बोलते थे फिजियोक्रेट्स। और जो अर्थशास्त्री वर्ग जिन्होंने प्रकृति को धन मानकर राजनीतिक व आर्थिक विचार व्यक्त किए, और जिनमें प्रमुख अर्थशास्त्री थे फ्रंकाई क्वेस्नो, जैक्स तुर्गो, जिन द गुर्ने और नेमर्स, और एक और था रेवियर। ये उस टाइम पे प्रमुख अर्थशास्त्री थे। इनका एक वर्ग था जिसको कंबाइंड तौर पर उस टाइम बोलते थे फिजियोक्रेट्स। तो ये नॉर्मली आ जाता है फिजियोक्रेट्स क्या थे, तो अर्थशास्त्री वर्ग था ये। और उस टाइम पे अर्थमंत्री कौन हुआ, पहला था तुर्ग, मैंने क्रम वाइज लिखा है इनको, तुर्ग, नेकर और केलोन। तो ये सीक्वेंस में याद रखना। पहला था तुर्ग, ये तीनों लुई सोलवे के टाइम में थे, और वाल्टेयर का व्यक्तिगत मित्र था कौन, तुर्गो। और ये लुई सोलवे के शासक के टाइम था। इसने 4 सूत्री कार्यक्रम दिया था, इंपॉर्टेंट है। एक था ऋण नहीं, दूसरा था नए कर नहीं, और तीसरा था दिवालियापन नहीं, और चौथा था राज्य के खर्च में कमी करना। ये 4 इसने कार्यक्रम, 4 सूत्री कार्यक्रम दिया था, जिसमें ऋण नहीं, मतलब कोई कर मत लो इनसे, और नया कर भी मत लगाओ, और कोई दिवालियापन नहीं है वो होगा, और राज्य के खर्च में भी कमी कर दो। तो इससे क्या हुआ, रानी जो थी कौन, आंतुआनेत, उसने दखल किया, और ये जो इसका 4 सूत्री कार्यक्रम था असफल रहा, और इसको हटा भी दिया गया। बाद में आया जैकस नेकर, ये जिनेवा का महाजन था, इसको बैंकर भी बोलते थे, किसको, नेकर को। और ये जिनेवा का मतलब स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, फ्रांस का नागरिक नहीं था। इसको वहां की नागरिकता भी नहीं मिली थी, क्योंकि ये प्रोटेस्टेंटवाद था। इसे वित्त महानिदेशक बनाया गया, न कि वित्त मंत्री। ये वित्त मंत्री नहीं था। इसने क्या किया, क्रांत रादू मतलब आय व्यय का विवरण को बोलते थे क्रांत रादू। ये बीच में आ गया यहाँ पे, क्रांत रादू, इसका मतलब है आय व्यय का विवरण। उस आय व्यय के विवरण को इसने प्रकाशित करके जनता में बंटवा दिया था। और नेकर ने द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंस ऑफ फ्रांस नामक पुस्तक लिखी, और फ्रांस की अर्थव्यवस्था का वर्णन किया। और इसको भी उस रानी ने क्या किया, हटवा दिया। तो 2 को तो हटवा ही दिया इसने। और तीसरा आया था कैलोन, 1783 से 1787 के बीच पादरी और सामंतों पर इसने कर लगाया था। तो वो तो बड़े लोग थे, तो उनका भी विरोध शुरू हो गया। तो इस तरह ये एक अलग से मैंने बताया, ये बड़े बड़े इनकी पृष्ठभूमि या कारण थे फ्रांस की क्रांति के। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रांति के चरण क्या थे दोस्तों। क्रांति के 5 चरण थे। पहला चरण था 1789 से 1792 में राष्ट्रीय सभा घोषित की गई और प्रजातांत्रिक मूल्यों की घोषणा एवं स्थापना की गई। तो हमारा जो टॉपिक है फ्रांस की क्रांति, वो पहला चरण ही है दोस्तों। बट हम 5 चरण देख लेते हैं कौन कौन से थे। ये पहला चरण था। और दूसरा चरण क्या हुआ, 1792 से लेकर 1794 तक राजतंत्र का तख्ता पलटकर गणतंत्र की स्थापना हुई, और विधानसभा का स्थान राष्ट्रीय सभा ने ले लिया था। ये दूसरे चरण में हुआ। और तीसरे चरण में क्या हुआ, आतंक का राज्य स्थापित हो गया था। 1793-94 लगभग 2 साल तक ये आतंक का राज्य रहा था, जिसमें रॉबस्पियर, मारो, ये बड़े बड़े उसमें शासक थे उस टाइम पे। और चौथा था 1794 से लेकर 99 तक, इसको संचालक मंडल भी बोलते हैं और डायरेक्टरी शासन भी बोलते हैं। डायरेक्टरी, जिसमें बाद में नेपोलियन का भी उदय होता था, और ये भी इसमें डायरेक्टरी मंडल में शामिल होता है, नेपोलियन भी। और 5वां चरण जो था वो 1799 में, उसके बाद खुद नेपोलियन अपने हाथ में शासन ले लेता है, और एक तानाशाह बन जाता है, और क्रांति की हत्या कर दी जाती है, इसे बोला जाता है। तो ये 5 चरण थे, और हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, पहला चरण। शुरुआत करते हैं पहले चरण की। ये दोस्तों नेपोलियन का मैंने फोटो लगाया नीचे। अब इसकी महत्वपूर्ण तिथियां क्या क्या रही, क्या क्या घटनाएं घटी। 5 मई को स्टेट्स जनरल, जिसको एतान जनरल भी बोलते हैं, का वर्साई राजमहल में अधिवेशन प्रारंभ हुआ। जो भी हमने देखा था कि 175 वर्ष बाद ये अधिवेशन हो रहा था।
और 17 जून 1789 को तृतीय स्टेट जनरल द्वारा अपने को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया गया। तृतीय स्टेट मतलब क्या, जो सामान्य वर्ग था, और पहला तो पादरी और दूसरा कुलीन वर्ग था, और तीसरा स्टेट क्या था, सामान्य वर्ग। उन्होंने अपने आप को क्या किया, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया 17 जून 1789 को। और 20 जून 1789 को क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, राष्ट्रीय सभा के प्रतिनिधियों द्वारा टेनिस कोर्ट की शपथ ली गई और राष्ट्रीय सभा के सदस्यों ने संविधान निर्माण होने तक समय समय पर एकत्रित होने की शपथ ली। इस टाइम क्या हुआ, जो स्टेट जनरल थे वो वहां पे, जो पेरिस में एक महल था, हॉल था, उसमें जब जाने लगे तो सैनिकों ने उसके ऊपर उनको रोक दिया और उसके पर ताला लगा दिया। तो उसके पास में एक टेनिस कोर्ट था, उसमें ये लोग इकट्ठे हुए बेली के नेतृत्व में। एक बेली व्यक्ति था जिसके नेतृत्व में इकट्ठे हुए, और मोनियर ने एक प्रस्ताव पारित किया था, और शपथ पत्र का प्रस्ताव ही था जो ये था, हमने पढ़ा भी कि हम समय समय पर एकत्र होते रहेंगे, ऐसी शपथ ली। ये शपथ का जो प्रस्ताव था वो मोनियर ने तैयार किया था। किसने, मोनियर। और इसका नेतृत्व किसने किया था, बेली ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेनिस कोर्ट की शपथ का नेतृत्व किसने किया, बेली ने, और इसका प्रस्ताव किसने तैयार किया था, मेनियर ने। और इसको टेनिस कोर्ट की शपथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि टेनिस के कोर्ट में लोग इकट्ठे होकर ये शपथ ली थी इन्होंने 20 जून 1789 को। उसके 7 दिन बाद 27 जून 1789 को लुई 16वां तीनों सदनों की संयुक्त बैठक को स्वीकृति दे देता है। मतलब तीनों जो सदन थे, तीनों सदन कौन से, तीनों स्टेट्स को संयुक्त बैठक, आप तीनों कंबाइंड बैठक करो, उसकी मान्यता देता है 7 दिन बाद, जब विरोध बढ़ने लगता है तब। 9 जुलाई 1789 को, मतलब अगले महीने जुलाई में, राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया। राष्ट्रीय सभा कौन थी, यही थी स्टेट्स जनरल। ये इसने राष्ट्रीय सभा घोषित किया पहले, कब, 17 जून को अपने आप को क्या किया, राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। और 9 जुलाई अगले महीने तो इन्होंने राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया। और उसी 5 दिन बाद, जुलाई में 5 दिन बाद 14 जुलाई को क्या हुआ, जनता ने बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया और फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र के पतन की शुरुआत हो गई। और 14 जुलाई का बास्तिल का दुर्ग का पतन हो गया, और इसी दिन फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है आज भी, और घोषित किया गया था उस टाइम पे, कौन सी तारीख को, 14 जुलाई को। इसका मैंने दोनों फोटो लगाए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और 4 अगस्त, नेक्स्ट मंथ 4 अगस्त, ये घटना का 2 महीनों में ही, 2-3 महीनों में ही सबसे ज्यादा क्रांति की घटनाएं घटी, जो मई से लेके अगस्त सितंबर तक चली, अक्टूबर मान लो मैक्सिमम। ये 3-4 महीनों में ही पूरी क्रांति बड़े रूप में हुई थी। उसमें सबसे ज्यादा जो डेट्स है वो जून जुलाई की आती है एग्जाम में, ध्यान रखना आप। और 4 अगस्त को क्या हुआ, संविधान सभा, जो कौन थी, तृतीय स्टेट थी, स्टेट्स जनरल थी, जो राष्ट्रीय सभा बनी, फिर संविधान सभा बनी। और संविधान सभा ने क्या किया, संविधान सभा द्वारा सामंतशाही वर्ग और वर्ग विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। जिनको विशेष अधिकार मिले हुए थे उनको समाप्त कर दिया, कि कोई भी बड़ा नहीं है, कोई कुलीन नहीं है और कोई सामंत नहीं है। तो कुछ लोगों ने तो अपने से त्याग पत्र दे दिया था, कुछ उसमें जिन्होंने नहीं दिया उनका उन्होंने समाप्त कर दिया। और राष्ट्रीय सभा का परिवर्तित नाम था क्या, संविधान सभा, जो हमने ऊपर देख लिया। 4 अगस्त की बात है। और अब मैं आपको फोटो बताता हूँ। ये है दोस्तों टेनिस कोर्ट में लोग शपथ ले रहे हैं, उसका फोटो है। और ये कोर्ट है जिसके अंदर ये लोग शपथ ले रहे हैं, इसमें बेली और मेनियर ये दिख रहे हैं। और नेक्स्ट है ये बास्तिल का दुर्ग। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, बास्तिल का दुर्ग क्या था। ये दोस्तों उस टाइम पे एक तरह की जेल थी जिसमें लोगों को रखा जाता था, और इसमें इसके ऊपर अटैक किया था उस टाइम पे, वो राजा महाराजा वो लोग रह रहे थे। तो ये कब हुई थी घटना, 14 जुलाई को। और ये जनता अटैक करी इसके ऊपर और इसका पतन हो जाता है। तो 14 जुलाई की जो घटना घटी वो राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बास्तिल का दुर्ग है दोस्तों। अब आगे क्या होता है, हम अगस्त तक आगे थे। 4 अगस्त के बाद 27 अगस्त को क्या होता है, मानवाधिकारों की घोषणा की जाती है। और ये प्रस्तुत कौन करता है, लफायते। लफायते दोस्तों एक सैनिक था जो अमेरिका की क्रांति में भी भाग लेने गया था, और वहां से आके इसने अमेरिका की क्रांति की स्वतंत्रता की जो विचार है वो यहाँ पे भी फैलाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसने मानवाधिकारों की घोषणा जो थी वो तैयार की थी, और जिसमें क्या था, प्रभुता का मूल स्रोत राष्ट्र था, राष्ट्र को स्वीकार किया गया, तथा मानव स्वतंत्रता और समानता पर जोर दिया गया था। 2 इंपॉर्टेंट बातें इसमें आती है दोस्तों, मानव की स्वतंत्रता और समानता, 2 बातों पर इसमें जोर दिया गया था। किसमें, मानवाधिकारों की घोषणा में। और इसका आधार क्या था, मैंने पहले बताया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो ने लिखी 1762 में, और इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा। और इसमें मानव घोषणा में कितनी धाराएं थी, 17 धाराएं थी दोस्तों। तो ये 27 अगस्त की बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, विश्व को बहुत बड़ी देन है ये, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और इसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद आती है दोस्तों तारीख 30 सितंबर अगले महीने की, और संविधान परिषद द्वारा पहला संविधान निर्माण कार्य संपन्न किया गया, जिसमें जनता की सर्वोच्चता और संप्रभुता तथा शक्ति पृथक्करण को मान्यता दी गई। ये भी इंपॉर्टेंट डेट है तो दोस्तों, 30 सितंबर 1789 को हुआ था। 5 अक्टूबर 1789 को महिलाओं का पेरिस से वर्साई मार्च किया गया दोस्तों। पेरिस से वर्साई, जो इसकी दूरी कितनी थी, 12 मील। और ये उन्होंने क्या नारा दिया, हमें रोटी दो। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं था, कुपोषण और रोग फैल रहा था, तो इन्होंने मार्च किया महिलाओं ने सबसे ज्यादा। कौन, जिसमें 6 से 7 हजार महिलाएं थी।
तो आप ध्यान रखना, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने पेरिस से वर्साई मार्च किया। और नेक्स्ट डे दोबारा क्या होता है, वापस ये वर्साई से पेरिस आ जाती है। मतलब पहले तो ये पेरिस से वर्साई जाते हैं महिलाएं, 6 से 7 हजार महिलाएं, और नारा क्या देती है, हमें रोटी दो। और वापस वर्साई से पेरिस मार्च करती है, और राजा और उसके सदस्य जो होते हैं, करीबी अन्य सदस्य होते हैं, पेरिस के जो ट्यूलरीज महल है उसमें उनको बंदी बना लिया जाता है। तो ये 5 और 6 अक्टूबर की घटना, जिसमें महिलाएं मार्च करती है, पहले पेरिस से वर्साई जाती है, फिर वर्साई से वापस आती है। और इनकी दूरी कितनी थी, 12 मील। इनका मेन नारा था, हमें रोटी दो। ये 6 अक्टूबर 1789 की घटना है, सॉरी 6 अक्टूबर 1789 की नेवासी की। और सितंबर 1791 में राजा द्वारा संविधान को, पीछे हो गया, सितंबर 1791 में क्या होता है, राजा द्वारा संविधान को स्वीकृति दे दी जाती है और यह प्रथम लिखित संविधान बन जाता है। और इसका नेतृत्व कौन करता है, मैरेब्यू और सेज। ये दो इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्होंने लिखित जो संविधान बना था उस टाइम लिखा था, उसका नेतृत्व किया था। और प्रथम लिखित संविधान फ्रांस में कब बना, 1791 में, सितंबर 1791 में। और इसी को फिर राजा ने स्वीकृति भी दे दी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी 1791 की। क्रांति धीरे धीरे सफल होती जा रही है, राजा पावरफुल कम होता जा रहा है, लोग अपनी बात मनवा रहे, क्योंकि पूरे देश में क्रांति फैल चुकी थी। और फिर क्या होता है, 25 जुलाई 1792 को, ये 89 अक्टूबर तक की ये बात है जिसमें महिलाएं मार्च करती है। 1790 में इतना कोई इंपॉर्टेंट कुछ घटना नहीं होती है, और 1791 में फिर संविधान बन जाता है। और 1792 में 25 जुलाई 1792 को बुंदेलविक की घोषणा। इसमें क्या होता है, ऑस्ट्रिया और प्रसा जो होते हैं वो वहाँ राजतंत्र होता है, और फ्रांस में जब राजतंत्र का खात्मा हो रहा है तो फ्रांस, ऑस्ट्रिया और प्रसा दोनों इकट्ठे होते हैं और उन्होंने एक घोषणा जारी करते हैं कि भी हम लोग फ्रांस के राजतंत्र को बचाएंगे। तो इसलिए जो वो घोषणा जारी करते हैं वो घोषणा कहलाती है बुंदेलविक की घोषणा। और ये किसके खिलाफ की गई थी, फ्रांस की जनता, क्योंकि क्रांति कौन कर रही थी, फ्रांस की जनता। और फ्रांस की जनता ही वहां पे राजतंत्र को समाप्त करने में लगी हुई थी। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा जो राजतंत्र समर्थक थे उन्होंने ये घोषणा करी थी, और क्या कहलाई वो, बुंदेलविक की घोषणा। ये 25 जुलाई 1792 में हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसी साल 92 में 21 सितंबर 1792 में क्या होता है, राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है और गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों, 21 सितंबर 1792 को। तो लगभग क्रांति सफल होती जा रही है, क्योंकि राजतंत्र समाप्त हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई है। 21 जनवरी 1793 के बाद नेक्स्ट ईयर जनवरी 21 में लुइस सोलो को गिलोटिन किया गया है। गिलोटिन मतलब फांसी की सजा। फांसी मतलब उस पे रस्सी पे लटकाना नहीं होता था। वहाँ पे एक मैं फोटो बताऊंगा आपको, फोटो में समझाता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1793 को, उसी साल 7-8 महीने बाद मैरी आंतोनेट जो उसकी पत्नी थी उसको भी गिलोटिन किया गया। और 9 मार्च 1793 से लेकर 29 जुलाई 1794 तक आतंक राज्य कायम हो गया। अब गिलोटिन क्या था मैं बताऊंगा। 2 दिसंबर 1804 को नेपोलियन का फ्रांस के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हो गया था। तो अब उसके बाद नेपोलियन आ जाता है। और ये था दोस्तों गिलोटिन का फोटो। ऐसी एक मशीन होती है, मशीन क्या, एक यहाँ पे आदमी को लेटा देते थे और ऊपर से एक ब्लेड है, ये देखो दिख रही होगी तिरछी टाइप की ब्लेड, वो ब्लेड को गिराते थे जिससे उसका सिर कट के अलग हो जाता था। और इस दूसरे फोटो में आप देख सकते हैं उसके हाथ, इधर एक आदमी लेटा हुआ है, उसके गर्दन कटने के बाद ये सिर को लेके हाथ में खड़ा हुआ है, ये इसके सिर को हाथ में लटकाए हुए है। तो ये जो सजा दी जाती थी इसको गिलोटिन बोलते थे। ये फांसी की सजा नहीं, मतलब गर्दन को काट देना, ऊपर से एक ब्लेड गिरती थी, आदमी लेटा रहता था और गर्दन अलग हो जाती थी। तो ये किसको इसको दिया गया गिलोटिन, लुइस सोल्वे को और आंतोनेट उसकी पत्नी को। तो बाद में जो सबसे बड़ा जो कलंक माना जाता है, ऐसा कहते हैं, एक भी जो रानी को मार दिया था, एक विदेशी महारानी थी, हमारी राजकुमारी थी, उसको हमने गिलोटिन दिया। ये फ्रांस की क्रांति के लिए बहुत बड़ा कलंक है। अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं, लेडीज को मार देना, गिलोटिन देना इतना अच्छा नहीं माना गया मतलब। उसके बाद क्या होता था, प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी उस टाइम पे, जो हम बात करते हैं उस टाइम पे जिन्होंने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो ऊपर फोटो दिख रहा है दोस्तों, ये जेकोबिन का चर्च है। वहां पे दोस्तों पेरिस में एक चर्च था, जो जेकोब के चर्च, इसी के अंदर एक पुस्तकालय था दोस्तों। ये चर्च है जिसमें पुस्तकालय था, वहां पे जो लोग मिलते थे वो जेकोबिन दल के नाम से जाने गए। और इसकी स्थापना 1789 में हुई थी। इसका वैसे वास्तविक नाम क्या था, सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनका नाम था। बट ये जेकोब चर्च था, उसमें मिलने के कारण ये लोग जेकोबिन पार्टी या जेकोबिन दल कहलाए। उसका सिद्धांत क्या था, सत्ता और सारे अधिकार जनता में निहित है, ये इनका सिद्धांत था। और इन्होंने, इनका अन्य नाम क्या था, माउंटेन, गिरी शिखर भी इसका एक अन्य नाम था। और इसके सदस्य कौन कौन थे, दांते, मारा, रॉबेस्पियर और हेबर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा जेकोबिन दल का सदस्य था या नहीं था। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला दांते, मारा, रॉबेस्पियर, हेबर। और इसका नेतृत्व किसने किया था, दांते ने किया था। दांते के नेतृत्व में जेकोबिन दल का उस टाइम पे क्रांति की अग्रसर हुई थी। और सदस्य लंबी पतलून व लाल टोपी पहनते थे, इस कारण उन्हें 100 कुलात के नाम से भी जाना गया।
टोपी, लाल टोपी का मतलब क्या है, स्वतंत्रता का प्रतीक मानी गई लाल टोपी उस टाइम पे। तो ये जैकोबिन दल के बारे में बहुत बार आता है क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मैंने फोटो भी लगाया, आप याद रखना। जैकोबिन दल की स्थापना 1789 में हुई। नाम इसका सोसाइटी ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका दूसरा नाम गिरी शिखर और माउंटेन है। और ये पेरिस के जैकोब चर्च के पुस्तकालय में नियमित मिलते थे, इसलिए इनका नाम ये पड़ गया दोस्तों। और नेक्स्ट जो दूसरा दल था वो इंपॉर्टेंट है, वो भी है जिरोनदिस्त। और ये जिरोनदिस्त प्रांत था जिसके सदस्य जीरोन प्रांत से संबंधित थे। और इसका नीति संचालक जो मेन इसका नेतृत्व करा था वो कौन करा था, ब्रिशट। इसलिए इसके सदस्य थे ब्रिशोटिन्स नाम से भी जाने जाते हैं। और जिसका धर्म गुरु जो था वो प्लूटार्क था। और इसके सदस्य कौन कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिशट, माडाम रोला, वर्गनोट, पासे और बुजो। और ड्यूमोरेस, कडोरसे, पेटियम, गाडेथ, जॉनसन, ये जो थे दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके सदस्य कई सारे नाम मैंने लिखे हैं ढूंढ ढूंढ के। तो ये ब्रिशट इसका नेतृत्व नीति संचालक कर रहा था जिरोदिन्स का, और जिरोंद प्रांत के इसके मैक्सिमम सदस्य थे। तो ये दो इंपॉर्टेंट दल थे दोस्तों, जैकोबिन दल और जिरोनदिस्त, जिन्होंने क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब फ्रांस की क्रांति से और क्या महत्वपूर्ण योगदान थे, या उनकी क्या महत्वपूर्ण और घटनाएं जो छूट गई, या कथन है, या ऐसी कोई बातें हैं जो एग्जाम में आ सकती है, वो हम देख लेते हैं लास्ट में। क्रांति का प्रमुख नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये बहुत बड़ी देन है विश्व को, जिनमें इसने नारा दिया था कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए और भाईचारा चाहिए। ये इनका क्रांति का प्रमुख नारा था फ्रांस की क्रांति का। और एक कथन है नेपोलियन का, जिसने कहा था अगर रूसो न होता तो फ्रांस की क्रांति न होती, क्योंकि रूसो की विचारधारा पे ही पूरी क्रांति चली थी। तो नेपोलियन का स्टेटमेंट है दोस्तों, याद रखना आप। दूसरा एक कथन और है जो JF हडर ने कहा था, क्या कहा, मानव जाति के जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के बाद होने वाला प्रमुखतम आंदोलन था। मतलब फ्रांस की क्रांति को एक आंदोलन कहा जो धर्म सुधार आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन माना। किसने माना, JF हडर ने। एक कथन और है दोस्तों, मेटरनिक ने कहा। मेटरनिक कौन था दोस्तों, ऑस्ट्रिया का राजा था। ऑस्ट्रिया का राजा था जिसने क्या कहा था, यदि फ्रांस को जुकाम होता है तो समस्त यूरोप छींकता है। ये किसने कहा, मेटरनिक ने कहा। और एक और है बेटा इसमें, थर्मोडोर की प्रतिक्रिया। थर्मोडोर एक माह था दोस्तों। उस टाइम पे क्या हुआ, क्रांति काल में जो वर्ष थे उनमें जो महीने थे उन महीनों को नाम ऋतुओं के ऊपर रखे गए, जिसमें थर्मोडोर ग्रीष्म जो ऋतु थी उसके टाइम पे एक महीना था, उसका नाम दिया था थर्मोडोर। और उस महीने में जो घटना घटी, क्या घटी, रॉबस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ाया गया। इसलिए उस घटना को थर्मोडोर की प्रतिक्रिया के नाम से जाना गया, क्योंकि ये थर्मोडोर माह में घटी थी। उस टाइम पे ऋतुओं पर माह के नाम रखे गए थे फ्रांस में क्रांति के टाइम पे, तो इसलिए इसको थर्मोडोर की प्रतिक्रिया के नाम से जाना गया। और एक पुस्तक है दोस्तों क्रोपोटकिन की क्या पुस्तक है, द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये लिखी क्रोपोटकिन ने। इसके बारे में फ्रांस की क्रांति का उल्लेख आता है। और फिर आता है पैम्पलेट छापे थे, पुस्तक नहीं, पैम्पलेट पर्चे इन्होंने निकाले थे। किसने, आबे सीए ने। वो कौन से थे, व्हाट इज दैट थर्ड स्टेट, जो पैम्पलेट छापे थे किसने चाहते, आबे सीए ने। ईसाई कैलेंडर के स्थान पर नया गणतंत्र का कैलेंडर जारी किया गया, जिसमें दिन व महीनों के नाम ऋतुओं के अनुसार रखे गए, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, जिसमें थर्मोडोर एक महीना था। और लफायते के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन आता है। फ्रांस में क्रांति के विचारों को अमेरिका से लाने वाला फ्रांस का सैनिक था। जनता की सुरक्षार्थ इसने नेशनल गार्ड संगठन बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, लफायते ने क्या बनाया था, नेशनल गार्ड संगठन बनाया था। एक सैनिक था और अमेरिका की क्रांति में इसने भाग लिया था, और वहां से ये विचार लेके आया था, फ्रांस की क्रांति में इसने योगदान दिया। और उसके बाद 1793 से लेकर 1806 तक फ्रांस में ऋतुओं पर आधारित कैलेंडर काम में लिया गया। मतलब कितने 7 और 6 13 साल तक ऋतुओं पर आधारित कैलेंडर को काम में लिया गया था दोस्तों। औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति का छोटा सा परिचय देखते हैं, फिर कारण पढ़ेंगे, और फिर क्या क्या इससे रिलेटेड आविष्कार हुए हैं वो हम किस किस क्षेत्र से थे वो पढ़ेंगे। छोटा सा परिचय में देखते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का विकास 1760 से लेकर 1820 तक माना जाता है। बाद में तीव्र गति से हुआ था और 1870 तक चला था। 1870 के बाद दोबारा नई औद्योगिक क्रांति कह सकते हो, जो कि जर्मनी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग फ्रांस के जॉर्जिस मिशले व जर्मनी के काइड्रिक एंजेम ने किया, और यह उल्लेख आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में, आप रेफर कर सकते हैं। और लुई ब्लांक ने 1833 में इसका शब्द का प्रयोग किया था। ये कोई कहीं और से मैंने लिया है, कोई अलग बुक, एक टेक्स्ट बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम लुई ब्लांक ने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। और औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से माना जाता है। उसके बाद क्रमवार बेल्जियम, जर्मनी, फिर स्विट्जरलैंड, फिर USA, जापान, रूस, इस तरह कई देशों में फैला। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से क्यों हुई, इसके कारण हम इसके बाद देखेंगे। और यूरोप में सबसे अंत में औद्योगिक क्रांति रूस में हुई थी। और 1870 के बाद नई औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। और जापान पहला एशियाई देश था जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। एशिया में सबसे पहला देश जापान था जहां औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है।
और एक महत्वपूर्ण कथन है जो कि नोबेल्स ने कहा था, क्रांति का परिणाम था नई जनता, नई नीतियां, नई समस्याएं और नया साम्राज्य। ये कथन किसने कहा था? नोबेल्स ने। और इससे संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखी है। लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये टायनबी ने लिखी है। और द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये किताब फिलिप डी ने की है। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये ऑर्थर यंग की है, जो कि कृषि से रिलेटेड थी और इसी को आधुनिक खेती का पिता या अवतार भी माना जाता है। अब हम देखते हैं औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में आरंभ होने के क्या कारण थे। ये इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से, यूपीएससी में ये टॉपिक है मेंस में, तो ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। लोहे व कोयले की खानों का पास पास होना, वहां लोहे और कोयले की खाने पास पास थी, जिससे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन और आने जाने में ज्यादा दूरी नहीं थी, और उद्योग में इनका लोहे से इस्पात बनाना और उसमें कोयले का यूज होता था, तो पास पास में होने से ये औद्योगिक क्रांति में इसको बढ़ावा मिला। और इंग्लैंड के पास विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य था, जिससे उसके पास बाजार उपलब्ध था, और मांग जिन वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी वही उत्पादन वो इंग्लैंड करना चाह रहा था, और उसी से रिलेटेड ये खोजें करने लगे और उत्पादन बढ़ाया इन्होंने। पूंजी की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होना, उससे पहले क्या हुआ था, वाणिज्यवाद हुआ था। वाणिज्यवाद में उन्होंने क्या धन संचय किया था, अधिकतर सोना को इकट्ठा करने का उन्होंने काम किया था, जिससे पूंजी की उपलब्धता प्रचुर थी। अतः उद्योग में उन्होंने ध्यान देना शुरुआत किया, और इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति भी ये औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था। कृषि क्रांति का होना, अब कृषि में आधुनिक चीजों का यूज होने लगा था, उपलब्धता अधिक, उत्पादन अधिक होने लग गई थी, तो एक कृषि क्रांति हुई थी, जिससे पूंजी की उपलब्धता भी हुई। यह भी एक औद्योगिक क्रांति का कारण माना जाता है। और वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देना, जब मांग बढ़ रही है, उत्पादन अधिक करना है, और तो उससे केवल हाथ से कोई उत्पादन इतना फास्ट हो नहीं सकता है, तो आसानी से कम खर्च में ज्यादा उत्पादन मशीनों से हो सकता है। अतः वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और जनसंख्या वृद्धि भी हो रही थी, जनसंख्या वृद्धि हुई, अतः डिपेंडेंसी ज्यादा हो गई, वहां पे निर्भरता बढ़ने लगी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। मांग के अनुरूप उत्पादन की व्यवस्था, जो मांग बाजार में या विश्व स्तर पर होने लगी थी, उसके अनुरूप उन्होंने उत्पादन शुरू किया था और व्यवस्था इसी के अनुरूप की थी, तो यह भी औद्योगिक क्रांति का कारण था। बैंकिंग प्रणाली स्थापित हो गई थी इंग्लैंड में, उस टाइम बैंकिंग प्रणाली की भी शुरुआत हो गई थी, जो लेन देन और पूंजी भी उपलब्ध कराती थी और लेन देन व्यवस्थित होता था, तो ये भी औद्योगिक क्रांति का कारण बना था। और एक और महत्वपूर्ण कारण था जो मैंने नहीं लिखा, वो था वहां सस्ता मानव श्रम वहां उपलब्ध था इंग्लैंड में, ये इसके कारण थे। इसके बाद औद्योगिक क्रांति के जो क्षेत्र थे जिसमें औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें कृषि, संचार, वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात, यातायात व नई शक्ति, ये इससे रिलेटेड इन क्षेत्रों में कई आविष्कार हुए, जिससे औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला। और कृषि से रिलेटेड क्या क्या हुए वो देखते हैं। जेथरो टल, जिसने बीज बोने वाली मशीन, ड्रिल मशीन का आविष्कार किया था, ये राइट साइड में फोटो आप देख सकते हैं, जो ड्रिल मशीन है और उससे खेती की जा रही है। टाउनसेंड ने फसल चक्र अपनाने के लिए नई तकनीकी बताई थी, जिसको टर्निप टाउनसेंड भी कहते हैं। बेकवेल ने पशु नस्ल में सुधार किया, प्रजनन में सुधार किया, जिसमें पशुपालन को व्यावसायिक रूप दिया इसने। 1834 में साइरस मेक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया, और वान लिविंग जिसने रासायनिक खाद का आविष्कार किया था, और विटने जिसने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन बनाई थी, और ऑर्थर यंग को आधुनिक खेती का जन्मदाता माना जाता है, और ट्रेवलियन ने यंग को नई खेती का अवतार कहा है। यह ऑर्थर यंग कृषि से रिलेटेड है, और ऑर्थर यंग के अलावा ये कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिसमें कृषि करना आसान हो गया और उत्पादन अधिक होने लग गया। अब संचार के क्षेत्र में क्या हुआ, 1840 में सबसे पहले रोलैंड हिल, जो कि एक अंधा व्यक्ति था, उसने ब्रिटेन में कहीं भी पत्र भेजने की शुरुआत कर दी थी। वो कहीं भी पत्र भेजने की व्यवस्था उसने इस तरह कर दी थी कि अंधा होते हुए भी फिर भी वो ऐसी व्यवस्था उसने बनाई थी कि ब्रिटेन में आप कहीं भी पत्र भेज सकते हो। ये बहुत अच्छा शुरुआत थी वहां पे। 1844 में सैमुअल मॉर्स ने तार यंत्र का आविष्कार किया था, और 1858 में साइरस फील्ड, जो कि अमेरिका का रहने वाला था, अटलांटिक सागर में अमेरिका से यूरोप तक केबल बिछाई थी। और 1876 में ग्राम वेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसके बारे में सब जानते हैं। 1896 में मार्कोनी ने रेडियो टेलीग्राम का आविष्कार किया। ये राइट साइड में मैंने फोन लिखा हुआ, जो फोन का फोटो है ग्राम वेल का। उसके बाद वस्त्र उद्योग में सबसे पहले फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 में किया, ऊपर फोटो उसका फ्लाइंग शटल का ही है। उसके बाद स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव ने 1764 में किया, जो एक साथ 8 धागे काट सकती थी। और वाटर फ्रेम का आविष्कार आर्कराइट ने 1769 में किया था, और यह पहली मशीन थी जो हाथ से न चलकर जल शक्ति से चलती थी। और फिशर ने इसी कारण इसे औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी, इसी से, किससे, वाटर फ्रेम से। किसने मानी, आर्कराइट ने। और उसके बाद है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1779 में किया था, और यह स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर बनाई गई थी, जो कि बारीक सूत काटने के लिए मानी जाती है। और पावर लूम का आविष्कार, जो कि शक्ति चालित करगा था, उसका आविष्कार कार्टराइट ने 1787 में किया था। और
अच्छा, एक और इसका है प्रणाली। ये जो पावर लूम था, इसी से कारखाना प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। इससे बड़े रूप में कारखाने स्थापित होने लगे थे इसके बाद। और कॉटन जिन का आविष्कार एली व्हिटले ने 1793 में किया था, और बुनाई मशीन का आविष्कार रॉबर्ट्स ने 1825 में किया था, और सिलाई मशीन का आविष्कार एलियास होर ने 1846 में किया था। यह था वस्त्र उद्योग से रिलेटेड कई महत्वपूर्ण खोजें हुई थी, आविष्कार हुए थे, जिनकी वजह से आसानी से कपड़ा बनने लगा और व्यापार में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति का बहुत बड़ा रूप और कारखाना प्रणाली की शुरुआत वस्त्र उद्योग के क्षेत्र से रिलेटेड है। और उसके बाद आता है लौह इस्पात। यह भी बहुत बड़ी क्रांति थी उद्योग से रिलेटेड। इसमें क्या हुआ था, 1730 में अब्राहम डर्बी व जॉन रॉबर्क ने पत्थर कोयले का आविष्कार किया था। अब उस पत्थर कोयले के कई अलग अलग तरीकों में, फैक्ट्रियों में और शुद्ध इस्पात बनाने में इनमें काम होने लगा था। राइट साइड में फोटो लगा हुआ है नीचे, जिसमें लोहे से इस्पात बनाना, जिसमें बसेमर पद्धति उसका उपयोग हो रहा है। और 1784 में हेनरी कोर्ट ने शुद्ध लोहा बनाने की तकनीक का आविष्कार कर लिया था। किसने किया था? हेनरी कोर्ट ने 1784 में। और 1856 में हेनरी बसेमर ने क्या किया, डलवा लोहे से सीधा इस्पात बनाने की तकनीकी का पता लगा दिया, और इस तकनीकी का नाम दिया गया था बसेमर प्रक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फोटो मैंने ऊपर लगाए हुए हैं, ये इनसे रिलेटेड ही हैं, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है यातायात। यातायात के क्षेत्र में भी बहुत सारे आविष्कार हुए। उसमें क्या हुआ, सड़क निर्माण की तकनीकी का आविष्कार किसने किया था? मैकडम ने। आज जो हम सड़कें देखते हैं, इसके सबसे पहले जो तकनीकी का पता लगाया था कि हम रोड को, रास्ते को पक्का कर सकते हैं, वो था मैकडम, और ये स्कॉटलैंड निवासी था। नहर बनाने की तकनीकी 1712 में ब्रिंडले ने इंग्लैंड में खोजी थी, और सबसे पहले नहर बनाने के लिए बारे में बताया था। 1788 से, उसके बाद 1788 से लेकर 96 का जो काल था, नहरोन्माद काल कहा जाता है। उस टाइम लगभग 46 नहरों से संबंधित योजनाएं लागू की गई थी। और वाष्प चलित नौका का जो आविष्कार हुआ था वो 1807 में रॉबर्ट फुल्टन ने किया था, और वो अमेरिका निवासी था। और इसी वाष्प चलित नौका को क्या कहा जाता है? क्लेमोंट, और शैतान का औजार भी कहा जाता है। और रबर टायर का आविष्कार 1839 में गुडईयर ने किया था, ये भी अमेरिका का रहने वाला था। और स्वेज नहर का आविष्कार या उसकी जो निर्माण है वो 1869 में फर्डिनेंड लेसेप ने की थी, जो कि फ्रांसीसी था। इस तरह कई आविष्कार हुए जो यातायात से रिलेटेड थे, और सामान को ढोना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया था। अब क्या है, नई शक्ति या पावर से रिलेटेड क्या क्या आविष्कार हुए, जिसमें देखते हैं भाप की शक्ति का आविष्कार सर्वप्रथम खनन उद्योग में हुआ था। सबसे पहले भाप को पावर के रूप में यूज किया गया था, और उसका किससे रिलेटेड? खनन से रिलेटेड उसका यूज किया गया था। 1712 में न्यूकोमैन है, इसने 1712 में वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, और इसका पर्पज क्या था? खान से पानी निकालना। और उसी इंजन का उसने जेम्स वाट ने 1769 में सुधार किया और एक नया इंजन बनाया था। और 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक ने फुफकारने वाला इंजन बनाया, जिसको फुफकारने वाला दानव भी कहा जाता है। और खानों से जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए डीवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। क्या करने के लिए? खानों से जहरीली गैसों का पता लगाने के लिए। खान के अंदर कोई जहरीली गैस है तो सेफ्टी लैंप जल जाती थी। वो डीवी ने ऐसी लैंप बनाई थी जो जहरीली गैस को सूंघ के, या उसको उससे जैसे जहरीली गैस आएगी वो लैंप जल जाती थी। और डायनमो का आविष्कार सीमेन ने, और विद्युत जो बिजली है उसका आविष्कार बुनसेन ने, और बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था। ये पावर से रिलेटेड कई बहुत सारी खोजें थी, जो कि उद्योगों से रिलेटेड या उद्योगों में इसको बहुत अलग अलग तरीकों से इनका यूज लिया गया। और ये आज का टॉपिक था दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।